वो चीज घूमती है तो मतलब ऐसा बहुत डर जाते कि कैसे ऐसा कैसे पॉसिबल है, मैं तो कुछ किया भी नहीं, कैसे ये घूम कैसे रहा है पेंडुलम. So that pendulum is definitely will move as per your thoughts, whatever you think. Good afternoon, sir. Good afternoon. So चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग. Let's start. Only one thing. Many a times I've heard this word gochar. So gochar means transit only, no? थोड़ा सा फर्क है गोचर और ट्रांजिट में. वैसे तो इन जैसे मैंने आपको पहले फर्क बताया था, एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष में फर्क था, ऐसी गोचर और ट्रांजिट में. एक्चुअल मीनिंग तो वही है. मतलब अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर हम देखेंगे गोचर का तो इट इज ट्रांजिट. बट गोचर को कई बार देखा जाता है विद रिस्पेक्ट टू मून. वो भी हम ट्रांजिट पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि गोचर में और ट्रांजिट में क्या फर्क है. तो ऐसे समझ नहीं आएगा. विद रिस्पेक्ट टू मून आपको समझाने में टाइम लगेगा अभी कि विद रिस्पेक्ट टू मून हम कैसे देखेंगे. और ओके सर, नो प्रॉब्लम. तो वो अभी होता वही है. came across this हाँ word. बिल्कुल बिल्कुल. ऐसे जितने मर्जी वर्ड आपको कहीं पर भी सुनाई दे, अभी किसी ने आपको बोला हो इस तरीके का कुछ, या आपको कहीं नहीं बोला नहीं है, जस्ट नहीं मतलब ऐसा होता है ना, कहीं देखा हो, पढ़ा हो, बोला हो, कुछ भी सुना हो आपने कहीं, कोई सा भी वर्ड हो, तो यू कैन, एंड इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट वर्ड, आपको नहीं मालूम है तो प्लीज आस्क. तो आप जितने भी ऐसे वो है वो क्लियर करो. हाँ जी. थैंक यू. सॉरी टू इंटरप्ट. सर कल का जो पीडीएफ है, आज का पीडीएफ एक साथ आएगा? क्या चीज? पीडीएफ जो ये जो नोट्स है कल वाले और आज वाले एक साथ आएगी ईमेल में? वी हैव टू टेक इट फ्रॉम द वीडियो. मैंने तो ग्रुप पे भेज दिया था. हां, शेयर पीडीएफ मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ही भेज दिया था सुबह सुबह. वो वीडियो का था. हाँ वीडियो का. तो ये तो पीडीएफ तो मैंने भेज दिया पूरा का पूरा. एवरीथिंग इज देयर मैम. एवरीथिंग इज देयर. एक ही पीडीएफ में सब कुछ है. हाँ उसमें सब कुछ है, वो सारा कुछ उसी में, कोई अलग अलग नहीं है. ओके थैंक यू. तो चलिए आज जब हम शुरू करते हैं दशा सिस्टम. दशा का मतलब जब भी आप लोगों ने अभी तक सुना होगा कि जो भी प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स का जो इफेक्ट आता है हमारी लाइफ में, या हमारी लाइफ में आज की डेट में जो भी कुछ हो रहा है, ये सब का सब एक दशा सिस्टम के, मतलब ये कोई ना कोई प्लैनेट है जिसकी वजह से वी आर एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट थिंग्स इन आवर लाइफ. अच्छी बुरी, सही गलत व्हाटएवर, बट इन्फ्लुएंस ऑफ अ प्लैनेट इज देयर. अब ये प्लैनेट जो है इन्फ्लुएंस कैसे करता है, कब करता है, ऐसा नहीं है कि आज शनि की दशा, हर एक किसी की शनि की दशा चल रही है तो हर एक की शनि की दशा चलेगी. ऐसा भी नहीं है कि हर किसी की जुपिटर की दशा चल रही है तो वो जुपिटर की दशा चलेगी. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. हर किसी का अपना अलग अलग सिस्टम है. अब दशा जो है ये है स्पेसिफिक पीरियड है हर प्लैनेट का. एक पर्टिकुलर पीरियड दिया हुआ है हर प्लैनेट को कि कितने टाइम के लिए ऑपरेट करना है उस प्लैनेट ने, और वो प्लैनेट कितने टाइम के लिए ऑपरेट करेगा, एंड देयरफॉर आपकी लाइफ में उतनी देर के लिए दशा उस प्लैनेट का इन्फ्लुएंस रहेगा. ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो स्कूल है इसमें जो टीचर्स आके पढ़ाएंगे, जैसे विच आर प्लैनेट्स, तो ये जब पढ़ाएंगे तो इनके जो पीरियड्स हैं वो थोड़े अलग अलग, उनकी ड्यूरेशन थोड़ी डिफरेंट है. ऐसा कि आर्ट्स वाला, आर्ट्स एंड साइंस वाला जो आर्ट्स वाला आएगा तो वो शायद आपको 30 मिनट का पीरियड होगा, और मैथ्स का पीरियड 1 घंटे का होगा, और मतलब और टिपिकल कोई और अकाउंट्स का 1.5 घंटे का होगा. ऐसे करके अलग अलग पीरियड्स के ड्यूरेशन है, और वो फिक्स्ड है. हर किसी की लाइफ में वो दशा उस टाइम पर आनी ही आनी है. वो विदाउट फेल उस टाइम पर आएगी, और उस प्लैनेट जो है, जिस भी प्लैनेट की दशा आएगी वो प्लैनेट उस टाइम पे एक्टिवेट हो जाएंगे, और वो प्लैनेट अपना असर दिखाएंगे आपकी लाइफ में. तो अब इसमें हम थोड़ा सा हिस्ट्री समझते हैं, इसका थोड़ा सा दशा क्या क्या टाइप की होती है, किस तरीके की है, वो समझ लेते हैं. सो 2 तरीके की दशा चलती है एस्ट्रोलॉजी में. आजकल एक ही तरीके का चल रहा है, हम लोग एक ही दशा सिस्टम फॉलो करते हैं मोस्टली, बट वैसे 2 तरीके की दशाएं हैं. एक है प्लैनेट बेस्ड, मतलब प्लैनेट्स की दशा चलती है, जैसे हमने बात करी अभी, किसी भी प्लैनेट की दशा हो सकती है, केतु, वीनस, सन, मून. और जो मैंने ऑर्डर आपको प्लैनेट्स का लिखाया था, उसी ऑर्डर में, जिसमें आपको उसी ऑर्डर में दशाएं आती है.
तो केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, जो ये जो आपका ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में सारी दशाएं आएंगी। मतलब केतु के बाद वीनस की आएगी, वीनस के बाद सन की आएगी, उसके बाद मून की आएगी। तो इस तरीके से हर एक की दशा उसी ऑर्डर में आएंगी। इसीलिए मैंने आपको वो शुरू में जो प्लैनेट्स याद करने के लिए बोले थे उसी ऑर्डर में बोले थे। अब ये तो एक एस्ट्रोलॉजी, ये मतलब ये तो हम पराशरी जो पढ़ते हैं, ये पराशरी ज्योतिष जो है, उसमें हम दशा सिस्टम जो है वो होगी हमारी प्लैनेट बेस्ड। एक और दशा है जिसको हम साइन बेस्ड होती है, मतलब राशियों की दशा आती है। जैसे एरीज की दशा आएगी, फिर टॉरस की दशा आएगी, फिर उसकी दशा, मतलब हर एक जेमिनी, कैंसर, लियो, इस तरीके से हर राशि की एक दशा आएंगी। तो वो भी एक सिस्टम होता है। तो ये प्लैनेटरी दशा सिस्टम जो है, ये बृहद पराशर होरा शास्त्र, ये जो टेक्स्ट बुक है, ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है इसकी ज्योतिष की, उसमें है। मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा, बृहद पराशर होरा शास्त्र का, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स कि क्या। और वो 2 वॉल्यूम की बुक है, जिसको पढ़ने का इंटरेस्ट लगे वो पीडीएफ देख के आप देख लीजिएगा। अगर समझ में आती है तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के अलग अलग वर्जन आते हैं उसमें। Yes, so please share हाँ the PDF हाँ with हाँ, मैं us. पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। पीडीएफ में आपको और भी दे दूंगा, बुक्स के वो है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये तो बृहद पराशर होरा शास्त्र, ये टेक्स्ट बुक है, ये हमारी Is it ओरिजिनल in a टेक्स्ट बुक है। Sanskrit or what? ये क्या है, 44,000 श्लोक है टोटल, My जो God. जिसके बेसिस पे एस्ट्रोलॉजी पूरी बेस्ड है। और वो जो श्लोक है, हर एक, और उस श्लोक का इंटरप्रिटेशन जो है, Mhm. देखो हर एक चीज का ना संस्कृत भी, मतलब ये आप एक जैसे अब शायरी है, अब अगर आप लोगों में से किसी को शायरी का शौक हो या इंटरेस्ट हो, कभी जैसे मिर्जा गालिब वगैरह कुछ सुना हो, तो उसके हर एक चीज के ना 2 मतलब होते हैं। एक है लिटरल मीनिंग, कि उसका शुद्ध ट्रांसलेशन आपने पढ़ लिया। एक है उसका परसेप्शन, हर एक आदमी का अपना अलग परसेप्शन या अलग उसका कंटेक्चुअल रेलेवेंस या कंटेक्चुअल उसका परसेप्शन जो है, वो हर किसी का डिफरेंट होगा। इसी तरीके से हर संस्कृत के श्लोक का भी जो मतलब है, वो मतलब जो है वो वही है। तो हम लोग, मतलब एक होता है शुद्ध ट्रांसलेशन, किसका क्या हमने ट्रांसलेट किया, और दूसरा उसका असली मतलब क्या है, उसके पीछे का मतलब क्या है उसका। तो ये चीज जो है, ये दोनों इसमें कंटेक्स्ट जो है वो बहुत लोगों के अलग अलग है, और अलग अलग तरीके से लोगों ने उसको लिखा है बुक को। बहुत सारे लोगों ने वो लिखा है उसको, बुक को, और अलग अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन दी है श्लोक्स की, और अपने अपने उसकी। तो वो तो थी ये और ये दिस इज समवेयर डेटेड अराउंड 5000 इयर्स बैक जब ये बना। और बृहद पराशर मैंने शुरू में भी बताया था, पराशर ऋषि कौन थे, उनके हिसाब से उन्होंने Yes, sir. वो करा था। अब ये उसी के टाइम पे ये शुरू हुआ। तो ये कई तरीके की हमारी एस्ट्रोलॉजी उसमें ऋषियों ने करी। एक जैमिनी ऋषि थे, उनकी भी जैमिनी एस्ट्रोलॉजी करके होती है, विच इज नॉट प्रैक्टिस नाउ डेज। पराशरी ज्योतिष ही आज की डेट में प्रैक्टिस होती है मैक्सिमम। तो जैमिनी वाले, अगर आपको याद हो महाभारत में जो धृतराष्ट्र के जो मेजर एस्ट्रोलॉजर थे, वो ऋषि जैमिनी ही थे, जिन्होंने मना भी किया था कि दुर्योधन को पैदा मत होने दो, और ये वो बड़ा बवाल होगा ये सब। और उन्होंने, मतलब वो सब प्रेडिक्शन वगैरह वहां पे उन्होंने करी थी। और तो ये ऋषि जैमिनी उस टाइम पे थे, और वो भी एक अलग तरीके का था दशा थी। तो ये जो हमने बात करी राशियों की दशा, ये जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में होती है। उसमें एरीज, टॉरस और जेमिनी, इनकी दशाएं चलेंगी, प्लैनेट्स की दशा नहीं होती। और ये इसमें फिर काल चक्र दशा, चर दशा, स्थिर दशा, केंद्रादि दशा, ये अलग अलग तरीकों की दशाएं हैं। हमारे जो पराशरी, उसमें हम लोग बात करेंगे, हम उसमें बात करेंगे विमशोत्री दशा की। और दूसरी जो दशा सिस्टम कहीं और भी होता है, जैसे योगिनी दशा, अष्टोत्री दशा और विमशोत्री दशा। विमशोत्री दशा का मतलब एज पर ऋषि पराशर जो उन्होंने बोला था कि कलयुग में जो है ऋषि विमशोत्री दशा ही चलेगी। विमशोत्री दशा बेसिकली क्या है, विम का मतलब है 20 और शोत्री का मतलब हो गया 100। तो 120 ईयर्स की टोटल दशा होगी। वो इसलिए था कि ये शायद पहले से पता था कि मतलब मैक्सिमम लाइफ स्पैन जो एक ह्यूमन बीइंग का होगा इस कलयुग के टाइम पे, जब लोगों का जो लाइफ स्पैन है, दैट विल नॉट बी मोर देन 120 ईयर्स।
तो 120 साल से ऊपर नहीं होगा किसी का भी, और नहीं होता है। बहुत रेयर इक्का दुक्का कोई होगा, कोई जापान में कहीं पे कोई जिसका 122-23 साल का कुछ मैक्सिमम लिविंग वाला वो है, और बाकी सब लोग 113, 114, 15 टाइप के उसमें मैक्सिमम उतना ही जीते हैं, उससे ज्यादा नहीं जी पाते। सर 130 इयर्स है ओकिनावा में जो आप बोल रहे हो जापान के हाँ, साइड। तो वो ऐसा एक आधा कोई केस होगा तो हो गया वो केस, बट ऐसा इट इज नॉट पता नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं बुक पढ़ रही हूँ करंटली इस पे। हाँ, आप बुक पढ़ सकते हैं, इकिगाई करके बुक है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों के वो भी है। हाँ, बट वो 120 से ऊपर नहीं है। आप वो चेक कर रहे हैं 120 से ऊपर कितने हैं? सर 130 है, बहुत ज्यादा लोग हैं 130 से। नहीं, 113 पे होंगे, 113, 120 इतने हैं, बट वो ठीक है, मैं check इट इज एन, करूंगी। हाँ, इट इज एन एक्सेप्शन। अगर मान लो 50 लोग हैं भी वहाँ, हाँ ठीक है, या मतलब 1000 लोग भी हैं, ठीक है, 1000 लोग हैं जिंदा जो 120 तक चले गए, 1000 आउट ऑफ 7 बिलियन पॉपुलेशन कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द लार्जर ग्रुप, वो मैक्सिमम लोग जो हैं कितना जीते हैं आप यहाँ पे ही। और पुराने जमाने में ऐसा नहीं था, पुराने जमाने में एक एक ऋषि पता नहीं हजारों साल जीते थे या कितने साल जीते थे, देयर इज नो एज सच एविडेंस, बट यस दे यूज्ड टू लिव वेरी लॉन्ग, एंड दे प्रॉब्ली अपनी जब इच्छा होती थी तब वो अपने प्राण त्यागते थे, इस टाइप का रहता था। पर अभी आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में एवरेज लाइफ स्पैन इज अगेन 75, 80, 85 तक आदमी जो है, उसके बाद कुछ बचता नहीं है, एंड तो उतना ही हम लोग लाइफ स्पैन लेके चलते हैं कि कितना होगा। तो 120 साल इज व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज अ लिमिट। जब हम पामिस्ट्री करते हैं तो उसमें भी हमें पता चलता है ना कि हाथ में जितनी रेखाएं होती है उस एज उतनी होती है, तो डज दैट एनी रिलेवेंस विद एस्ट्रोलॉजी? नहीं, वो पामिस्ट्री अलग साइंस है, ये एस्ट्रोलॉजी अलग साइंस है। पामिस्ट्री में आपकी हाथ की जो लाइंस हैं या माउंट्स हैं या बाकी और चीजें हैं वो सब देखी जाती हैं, और उसके बेसिस पे आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो करी जाती हैं। बट पामिस्ट्री की प्रेडिक्शन जो है वो एनुअल प्रेडिक्शंस है, मतलब एक रफ एस्टिमेट आता है कि 40 के बाद ये थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। एंड इस पामिस्ट्री इज अगेन एवर चेंजिंग। आपके हाथ की जो रेखा है वो बिल्कुल चेंज होती रहेगी हमेशा। हाँ तो हाँ, ये So आप that's not accurate or what, sir? नहीं, इट इज Palmistry. एक्यूरेट, इट इज एक्यूरेट की एक्यूरेट, बात नहीं है, बहुत इट इज बदलता है एक्यूरेट, मतलब। इट इज एक्यूरेट। अगर आपको डिफरेंट देखना, एंगल। अगर आपको देखना है अपने हाथ का, तो आप देखिएगा अपने लेफ्ट हैंड का, आपका जो लेफ्ट हैंड है उसकी जो लाइंस हैं वो बाई बर्थ वैसी की वैसी हैं जैसी थी, और राइट हैंड की भी वैसी ही थी जैसी वो लेफ्ट की थी। तो लेफ्ट हैंड इज व्हाट यू आर बोर्न विद, ठीक है, ये आपका उस तरीके से, और राइट हैंड इज व्हाट यू हैव मेड योर लाइफ। तो राइट हैंड की जो चेंजेस हैं आपके हाथ में, वो सारे के सारे मतलब वो एक्चुअल चेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में हुए हैं, और आपकी लाइफ में वो चेंजेस आप ला सकते हो अपने हाथ में। तो जो बोलते हैं ना आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में है, तो कर्मों मतलब के like थ्रू। graphology like if you change your handwriting. हाँ, इट विल नहीं, हाँ, हैंड इरेलेवेंट कह राइटिंग सकते हो आप, ये अच्छी पॉइंट कही आपने श्रुति। I don't know. I just when I नहीं, प्लीज mentioned. प्लीज प्लीज आप ऐसा मिक्स मत करिए, कोई भी साइज। ग्राफोलॉजी बिल्कुल अलग चीज है, हैंड ये पामिस्ट्री एकदम अलग चीज है। और ये मतलब ये आप कह सकते हैं, लोग पामिस्ट्री का लोगों का हाथ देखकर भी हॉरोस्कोप बना लेते हैं कि ये हाथ ऐसा है तो इसके हिसाब से हम हॉरोस्कोप बना लेंगे। जैसे कल मैंने आपको डायरेक्शंस दिखाई थी, वही आपका हाथ में भी सेम डायरेक्शन आपको ऐसे वैसे ही प्लॉट कर सकते हैं। वैसे आपका ईस्ट आ गया, नॉर्थ आ गया, वेस्ट आ गया, साउथ आ गया, एंड वो आपके जो बाउंड्स हैं वो आपके प्लैनेट्स हाँ, हैं, हर एक yesterday you हर told ना that हाँ, planets का भी कुछ है. हर प्लैनेट का आपका हाथ में जगह होती है, हर प्लैनेट का एक होता है। तो पामिस्ट्री इज अ सेपरेट सब्जेक्ट, वो बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। बट हाँ, कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी के साथ पामिस्ट्री भी करते हैं जस्ट टू चेक कि जो हम प्रेडिक्शंस कर रहे हैं या जो हॉरोस्कोप हमने बनाया है वो ठीक है कि नहीं है, और वो सर बहुत। एक क्वेश्चन, हाँ जी, सर पामिस्ट्री में जो आपने बताया कि लेफ्ट हैंड जो रहता है वो हम लोगों को भगवान ने दिया होता है और राइट हैंड हमारा कर्मा रहता है, हाँ तो जी, सर ये क्या लड़के और लड़की दोनों के लिए सेम ही रहता है? जी हाँ, सेम है। ये बहुत बड़ा मिथ है पामिस्ट्री में कि लड़कियों का लेफ्ट हैंड देखा हाँ, जाएगा yes sir. लड़कों Yeah, yeah. का। बहुत ही मेजर Wanted मिथ to है, ask same question. बहुत ही बकवास, थैंक यू मतलब ये सर। बिल्कुल बिल्कुल अलग वो है। दोनों का राइट हैंड देखा जाएगा। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो जो आपका वर्किंग हैंड है, जी, क्योंकि बहुत सारे वर्किंग हैंड ही देखा जाता है, बिकॉज ओके वर्किंग ओके। हैंड। एंड अगर आप इसको साइकोलॉजिकली भी देखें थोड़ा सा, तो कौन सा हैंड, योर राइट हैंड इज कनेक्टेड टू योर लेफ्ट ब्रेन, योर लेफ्ट हैंड इज कनेक्टेड टू योर राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन, एंड every finger and every fingerprint is again connected with different lobes in your
ब्रेन। ओके ये ओके वो सर। भी पूरा, एंड इट इज ऑल साइंटिफिक, वो सारा का आपका कंप्लीट साइंटिफिक चीज वो However, है। I have come across this thing many a times. मतलब बहुत लोगों से सुना है, बहुत various लोगों से सुना है. We should never show our hand to anyone. Have you हाँ come across बिल्कुल with बिल्कुल। such thing? क्यों मतलब वो क्यों बोलते क्यों नहीं दिखाना चाहिए कि नहीं, आपके कितने हाथ लोग हाँ, तो इसका दिखाते हैं reason मुझे एक्चुअली। बोला कि तुम्हारी किस्मत चले जाएगी. Like someone can steal something from ऐसा you. ऐसा होता तो मतलब क्या ही मतलब कितना जबरदस्त। अच्छा किसी Vague को है. मतलब किसी को नहीं दिखाना चाहिए। अगर आप देखो तो नरेंद्र मोदी हर अपने भाषण में कितनी बार अपना हाथ दिखाता है, कितने लोग उसकी फोटो खींचते हैं और उसको कितने पामिस्ट्री सर्कल्स में वो ग्रुप्स में जाती है कि इसको स्टडी करो, मोदी का हाथ है, इसमें मोदी के हाथ में ये लकीर है, वो लकीर है, ऐसा वैसा ये सब चीजें। तो ये ऐसा किसी को दिखाना नहीं चाहिए कि पामिस्ट्री को दिखाना कुछ भी नहीं है, बकवास। कोई कैसे छीन लेगा आपकी किस्मत आपकी, कि आपको हाथ दिखाना है हाथ दिखाओ, जिसको दिखाना हाथ दिखाओ, जहां दिखाना दिखाओ, पर ढंग का पामिस्ट्री हो तो बिल्कुल आप दिखाओ। और उसपे अगर सही अगर वो प्रेडिक्शंस आ रही हो तो बिल्कुल दिखाइए। बट पामिस्ट्री की प्रेडिक्शन में थोड़ा सा एक वो है कि इट इज लाइक थोड़ा सा टाइम रेंज लेके आती है प्रेडिक्शन। जैसे ये साल, जैसे ये उसमें हम फिक्स नहीं हो सकते कि इस डेट के बाद से ये टाइम ठीक हो जाएगा, या इस डेट के बीच में इस डेट पर्टिकुलर डेट पे इवेंट होगा, जो हम एस्ट्रोलॉजी में कर सकते हैं। बट पामिस्ट्री हम ये कह सकते हैं इस साल आपका जैसे 42 के बाद 42 ईयर्स के बाद आपकी लाइफ थोड़ी स्मूथ हो जाएगी, या ये मैरिज आपकी 26th ईयर में होगी। इस टाइप से एज कैलकुलेशन उसमें उस तरीके से होती है कि किस ईयर में क्या होगा। एंड लाइन्स विल कीप चेंजिंग, लाइन्स विल कीप चेंजिंग। जैसा आप काम करते रहोगे वैसा उसकी लाइन आपकी हाथ की चेंज होती रहेगी। और ये बिल्कुल आपको मतलब प्रैक्टिकल आप खुद देखिएगा। अभी इस टाइम आप सभी लोगों की मरकरी माउंट जो है वो काफी उठा हुआ होगा। मतलब तो अगर वेयर इज आप मर्क्यूरी माउंट? ये जो लिटिल फिंगर है, लिटिल फिंगर के नीचे का जो एरिया है, इसको आप अगर आप चेक करेंगे, दिस वुड बी इन अ पोजीशन, मतलब ये पहले अगर आपको पहले का तो याद नहीं होगा कैसा था, बट अभी उठा हुआ होगा थोड़ा, क्योंकि आप सब लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ भी नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो राइट हैंड उसी हिसाब से एग्जैक्टली बिलो सर, एग्जैक्टली बिलो। एग्जैक्टली बिलो। तो ये ऐसे माउंट्स होते हैं ना छोटे, जैसे थोड़े थोड़े से माउंट्स, उनको वो माउंट्स हैं। तो ये जुपिटर माउंट, मरकरी माउंट, ये सारे आपके इस टाइम उठे हुए होंगे, क्योंकि आपका ये आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो नया। तो ये ऑल दीज थिंग्स विल कीप चेंजिंग एज पर योर एक्शंस, कंप्लीटली एज पर योर एक्शंस। और ये उससे ही बताते हैं। तो पामिस्ट्री ऐसा नहीं है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग साइंस, वेरी इंटरेस्टिंग साइंस। ये मतलब ऐसा होता है कि जैसे अगर आप कहीं खड़े हैं, अब कहीं पे तो कुंडली तो खोल नहीं सकते आप किसी की भी। आप पार्टी वार्टी में बैठे हैं और आपको वो शौक है, बता अगर आप किसी ने देखा, अच्छा आप देखते हैं हाथ, तो किसी का हाथ देख के आपने कुछ बता दिया उसको कि आपकी लाइफ में ऐसा है, ये चीज है। अब वो वैसा आप न्यूमरोलॉजी से बता सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट कर कर आके, लेकिन अब हाथ दिखाने का शौक होता था, और स्पेशली मैंने देखा लड़कियों को बहुत होता है। और आधे लड़के स्कूल कॉलेज में तो सिर्फ Sir, इसी do चक्कर you में हाथ believe in देखते थे। palmistry? Sir, do you believe in palmistry? हाँ, I मीनाक्षी completely मैम believe ना, in आई थिंक। हाँ, my wife teaches me palmistry, so I believe in palmistry because it is a science, it is a proper science। और कई बार पामिस्ट्री भी इसलिए यूज करी जाती है कि अगर आपकी जैसे, क्योंकि देखो अभी हम जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं ये कंप्लीटली एक वो है जिसे कहते हैं ना इनपुट बेस्ड, मतलब डेट भी चाहिए, हाँ, टाइम भी चाहिए, प्लेस भी चाहिए। ठीक है, हाँ, अब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास ये तीनों ही चीजें नहीं, बहुत है। बहुत है। हाँ, सच्ची में सर, बहुत है। आधार कार्ड पे एक डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ पता नहीं क्या है। ठीक है, उन्होंने बोला इस टाइम पे हुए होंगे। ऐसा हुआ था कि उसकी वो हिंदी की कोई तिथि थी, दशहरे से 2 दिन बाद या कुछ इस टाइप से ना, ऐसा जब वो शाम को ट्रेन जाती थी उस टाइम पे ऐसे गांव में हुए थे। तो ऐसा वो पता था कि किस टाइम पे ट्रेन गई थी। अब वो ट्रेन का ढूंढो, ट्रेन शाम को जाती थी तो आपने लगाने, और हमारे सॉफ्टवेयर इतने टाइम सेंसिटिव है कि हर दो मतलब इवन इन फ्यू सेकेंड्स वो कुंडली चेंज हो जाती है। तो उस केस में आप कैसे पता लगेगा उसका, आप क्या करें? तो उस केस में पामिस्ट्री बहुत हेल्प करती है कि पामिस्ट्री से आपको पता लगता है कि कैसी लाइफ रही होगी और कैसी लाइफ आगे होगी, दैट यू कैन मैच इवेंट्स। कि लगभग इस साल में शादी हुई होगी तो वो देन यू कैन मैच, ये नौकरी इस टाइम पे लगी होगी, या ये जो और जो चीजें हैं ना, ये सारी चीजें आप उससे मैच कर सकते हैं। तो इट गिव्स अ रेफरेंस पॉइंट बेसिकली, और आपकी प्रेडिक्शन जो है वो डबल तरीके से मैच हो जाती है।
और कुछ चीजें हैं जैसे हर एक साइंस का ना कुछ यूनिक चीजें हैं जो आपको निकल के आएंगे। जो चीज न्यूमरोलॉजी में निकल के आती हैं बहुत सारी चीजें, वो हम एस्ट्रोलॉजी में भी नहीं बताते। जो ग्राफोलॉजी में निकलती है वो तो कंप्लीट आपके मन का, मतलब इट इज yes, कंप्लीटली योर माइंड subconscious mind. सबकॉन्शियस, पूरा पढ़ सकते हो उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं। वो हम ना एस्ट्रोलॉजी में देख सकते हैं ना हम उसमें देख सकते हैं, और बट उससे प्रेडिक्शन कोई नहीं है। ग्राफोलॉजी में कोई प्रेडिक्शन नहीं है। अगर किसी ने पूछा आपसे मेरी नौकरी कब लगेगी, तो आप उसकी हैंडराइटिंग देख के कुछ थोड़ी बता पाओगे कब लगेगी हैंडराइटिंग, कब लगेगी उसकी नौकरी। वो उसको जो क्वेश्चन का आंसर है कि मेरी प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी या मेरा काम कब होगा, वो तो सिर्फ और सिर्फ आपका एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, ये दो चीजें जिससे आप बता पाओगे। उसके अलावा तीसरी कोई चीज नहीं है जिससे आप बता पाओ कि ये कब होगी, नौकरी कब लगेगी। ये आप पामिस्ट्री से ये देख के हम बता सकते हैं कि आपका साल अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, ये साल अच्छा है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और कौन से माउंट्स में क्या वो रेमेडीज कर सकते हो, वो सब चीजें आप बता सकते हैं। सो दैट इज व्हाट पामिस्ट्री इज। Astrology is more precise. This time एस्ट्रोलॉजी इज 100% एक्यूरेट। very अगर आपका precise. 100, अगर आपका टाइम ठीक है, टाइम आपका सही है Correct. और आपका हॉरोस्कोप ठीक बनता है, तो 100% एक्यूरेसी के साथ आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जो 100%। ग्राफोलॉजी में हम लोग सीखते तो वो तो पर मुझे- एस्ट्रोलॉजी से पता ही चलता है लगन से। सर मुझे ना एक डाउट है, मतलब ये डाउट सिर्फ इस रीजन की वजह से मुझे, क्योंकि मैं मांगलिक हूँ, तो आई हैव जस्ट गॉट टू नो कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ही पैदा हुई हो, बहुत बार पूछते हैं। तो आई हैव केप्ट आस्किंग माय मॉम आल्सो कि क्या पता 5:30 नहीं हो, 5:31 हो, मैं 5:30 को पैदा हुई हूँ, तो मैं बोलती हूँ या 5:29 हो, हाउ डू यू नो दिस टाइम इज करेक्ट? तो बोलती, मतलब मम्मी थोड़ा डांटती है कि तू पागल है, कुछ भी क्वेश्चन करती है। बट सर एक पूरा मिनट नहीं लगता है ना बेबी को निकालने के लिए, तो जरूरी है कि वही टाइम करेक्ट होगा जो हमारे पास है, जो हमें डॉक्टर्स दे रहे हैं? इसके ऊपर भी काफी सारे वो हैं कि कौन सा टाइम एक्चुअली लेना चाहिए, जब बेबी बाहर आया तब, ठीक है, या जब बेबी ने पहली बार क्राई किया, मतलब जब रोया बच्चा बाहर आने के बाद उसको, क्योंकि तो ऑक्सीजन हैज टू गो इन नो, तो ऑक्सीजन जब जाती है, वो बोलता है, तो वो रोता है बच्चा। तो जब वो रोने वाला जो टाइम है वो वाला टाइम दिया जाता है। अब क्या है, कुछ सेकंड्स का ऊपर नीचे होता है तो समझ में आती है। अब मैं अभी आपको एक मिनट में देखता हूँ, अगर कोई हॉरोस्कोप खुला हुआ है, आई विल शो यू ऑन। अब क्या है, इसके अंदर जो हॉरोस्कोप, ये हॉरोस्कोप है, इसमें ये हमारे पास टूल है, ठीक है, ये टूल है। ये अब 1655 टाइम इधर है, 7 इधर है और 1646 इधर है। अब मैं इधर चेंज करता हूँ तो ये 1645 पे चेंज हो रहा है। तो 1-2 सेकंड पे तो कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम लोग क्या है ना, और आपको मैंने बताया था कि जो चेंज होता है, मतलब जो असेंडेंट चेंज होता है, वो हर 2 घंटे लगभग चेंज होता है। अगर आप बिल्कुल ही उसी मोमेंट पे पैदा हुए जब वो चेंज होने वाला है, देन इट इज डिफरेंट। अदरवाइज 2 घंटे तक वो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स तो सेम हॉरोस्कोप ही लेते थे। प्लैनेट्स की डिग्रीज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती Yes, है, so I have लेकिन checked that the other day. You told me na that Aries, mine is Aries हाँ, and ascendant, हाँ, and the morning 6:30 है this birth time. हाँ, तो मैंने वो चेक किया तो वो असेंडेंट आई थिंक वो 2 घंटे के बाद, मतलब 7:30 वगैरह चेंज हो रहा था। तो मतलब अच्छा, वही है, मेरा टाइम तो वही है। हाँ, टाइम वही है तो बस ठीक है, पर टाइम तो कोई सर आप प्रॉब्लम मेरी नहीं एक है। बार कंप्लीट ओपन करेंगे, क्योंकि मेरा ना 2 अलग मोबाइल में अलग अलग आ रहा था, तो एक बार आप चेक करेंगे क्या, जब भी आप सिखाओगे या फिर तब भी? ये आपकी कुंडली है, अभी हम ये लोग, हाँ हाँ, हाँ अच्छा, इसके अंदर अभी आपका जो टाइम है वो 17:30 है शाम का, ठीक है। अभी अगर जी इसमें जी चेंज होना होता ना कुछ, तो ये मैंने टूल किया, तो ये जो चेंज हो रहा है, ये कुछ भी प्लानिटरी मूवमेंट जो चेंज हुई है वो 5:19 पे हुई है, तो इतना गैप तो नहीं होगा 10 मिनट का। और 5:32 नहीं 54 ये हो सकता है कि 2 मिनट एक्स्ट्रा हो, 2 मिनट ओके बाद का हो, क्योंकि 2 मिनट 3 मिनट का हम लोग गैप लेके चल सकते हैं, ठीक है। इससे ऊपर का नहीं लेते, क्योंकि उससे ऊपर होता नहीं जनरली। तो ये चेंज, इसमें हल्का सा चेंज आया। कुंडली में कोई चेंज नहीं आएगा जब तक आपको ये स्क्रिप्ट पढ़नी नहीं आएगी, ये जो नंबर्स लिखे हैं, तब तक आपको कुछ इसमें नहीं समझ में आएगा कि क्या चेंज हुआ। तो उतना ही तो आप ये कह सकते हैं ये टाइम आपका ठीक होगा। और मंगलिक, अगर आप मंगल मांगलिक है तो मांगलिक कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आप कुछ। सर ये जो देख रहा, एक मिनट, ये जो हमने कुंडली ओपन की है, इसका लग्न ये था, फर्स्ट हाउस लग्न था, मतलब लाइक ब्लाइंड था, क्योंकि पाइसेस एरीज लग्न है आपका, मैंने जब लास्ट टाइम चेक किया था तब पाइसेस के हिसाब से आ रहा था फर्स्ट हाउस में, तो पाइसेस ही है। वो करेक्ट रॉन्ग दिख रहा है मेरा एस्ट्रो नहीं, सेज में, मुझे लगता है पाइसेस ही है, पाइसेस ही है, पाइसेस ही है ना। हाँ, पाइसेस है।
ठीक है Pisces ठीक है। ascendant, ठीक है जी। तो अब वापस दशा सिस्टम पे आ जाए, अगर हो गया और कोई सॉरी सर। क्वेश्चंस है। नहीं Yes, और कोई sorry, sir. क्वेश्चंस है पामिस्ट्री Sorry, वामिस्ट्री किसी sorry. और चीज पे तो वो You आप पूछ continue, सकते हैं, sir, now. कोई We प्रॉब्लम नहीं won't disturb you. है। नहीं तो इट इज गुड, अगर आपके लिए सही, अगर अच्छा है, आप लोग जो जो क्वेश्चन पूछे पूछ ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पता होना चाहिए। अभी क्या है, अभी आप सीख रहे हैं ना, क्योंकि अभी तक एस्ट्रोलॉजी वर्ड आते ही किसी को भी अगर आप बोलेंगे आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी का वर्ड अगर आ गया तो देन इट बिकम्स लिटिल सीरियस। बाकी तक तो अभी न्यूमरोलॉजी तो लोग ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है कि ठीक है अच्छा है, हाँ ठीक है कुछ होगा, ऐसा है। बट एस्ट्रोलॉजी को लोग बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं और बहुत ज्यादा इसको अहमियत भी देते हैं, बिकॉज हमारे को बहुत जमाने से हम लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुनते आ रहे हैं। हमें मालूम है एस्ट्रोलॉजी सही चीज है और ठीक वो फंक्शन करती है, हमारे हमारे पूरे डीएनए में है सबके वो, तो इसलिए हम लोग उसको बहुत महत्व देते हैं, और आने वाले जो सामने वाला बंदा है वो भी बहुत इसको सीरियसली लेता है इस चीज को। तो ये जो क्वेश्चन, इसलिए अगर आप कोई भी क्वेश्चन आते हैं पर्टेनिंग टू एनी ऑकल्ट साइंस, कुछ भी तंत्र मंत्र के भी अगर आपको समझ में नहीं आता, कुछ अगर आपको लगता है कुछ पूछना, यू कैन आस्क। मेरी जितनी नॉलेज है, जितना मेरे को आइडिया है, उतना मैं पक्का आपको आंसर करूंगा, ठीक है। तो ये अब हम ये कलयुग में आ गए वापस। तो कलयुग में 120 साल की विंशोत्तरी दशा होती है, और विंशोत्तरी दशा जो है हर एक प्लैनेट के फिक्स्ड ईयर्स होते हैं, जो कि हर प्लैनेट का एक फिक्स्ड ईयर है, नंबर ऑफ ईयर्स हैं जिसके हिसाब से दशा होती है। और दशा किस तरीके से होती है, अभी हम उसके लिए आज हमें नक्षत्र भी हम पढ़ेंगे कि नक्षत्र क्या होते हैं। तो दशा केतु की दशा, ये नंबर ऑफ ईयर्स है, तो केतु की दशा 7 साल की होगी, वीनस की दशा 20 साल की, सन इज 6 ईयर्स, मून 10 ईयर्स, मार्स इज 7 ईयर्स, राहु 18, जुपिटर 16, सैटर्न 19 और मरकरी 17। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, याद कर लीजिए या लिख लीजिए इनको। ये दशाओं का पीरियड है, ये बहुत जरूरी है। दशा जो है ये और इसी ऑर्डर में आएगी हमेशा। केतु की पहले दशा आएगी, फिर वीनस की आएगी, सन की आएगी, मून की आएगी। और ये ऐसा कोई अल्फाबेटिकल नहीं है कि हर किसी की इसी तरीके से शुरू होगी। जो पहली दशा, जिस दशा में आदमी पैदा होता है, वो दशा जब होती है, वो मून कौन से प्लैनेट के नक्षत्र में है, उस प्लैनेट की दशा शुरू होती है। अब ये प्लैनेट के नक्षत्र में जो मैंने आपको बोला, ये आपको अभी जब हम नक्षत्र पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि प्लैनेट का नक्षत्र का क्या मतलब है, प्लैनेट लॉर्ड या उसका नक्षत्र लॉर्ड का क्या मतलब है। तो ये आप जो दशा सिस्टम है, ये आप दशाओं का पीरियड आप लिख सकते हैं। तो केतु के बाद वीनस की दशा आएगी, और 3 तरीके की दशाएं होती है, 3 नहीं बल्कि 5 तरीके की दशाएं होती है टोटल। अगर आप इसमें ये है महादशा, 5 दशा के पीरियड में एक होती है महादशा। महादशा है मेन पीरियड, जो हमने अभी देखे, केतु के 7 साल और वीनस के 20 साल, सन के 6 साल। तो ये सारे के सारे महादशा के पीरियड है, ये फिक्स्ड है महादशा। इसके बाद आते हैं अंतरदशा। अब अंतरदशा कैसे आएगी, या भुक्ति हम उसको बोलते हैं। तो भुक्ति जो है वो भी सेम सारे पीरियड्स की वैसे ही आएगी। मतलब केतु के अंदर जो स्टार्ट होगा, पहली भुक्ति जो होगी वो केतु की ही होगी। तो केतु का पीरियड शुरू होगा, और फिर उसके बाद फिर केतु वीनस, केतु सन, और इनका प्रोपोर्शनेट टाइम जो होगा, वो प्रोपोर्शनेट होगा। नंबर ऑफ ईयर्स जो है उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट टाइम मिलेगा। 7 साल को डिवाइड करेंगे उसी प्रोपोर्शन में जितना उनकी मेन दशा का पीरियड है, तो उसके हिसाब से मिलेगा। मतलब 7 साल में 20 साल का कितना प्रोपोर्शन होगा, 120 साल, मतलब टोटल 7/120 into 20, उतने दिन का जो पीरियड होगा वो आपको इसका उतना प्रोपोर्शनेट आपका जो एरिया पीरियड है वो मिल जाएगा। तो दैट्स हाउ एवरी उसी हर एक का वो कैलकुलेट होगा पीरियड। फिर उसी के अंदर एक और सब पीरियड आता है, एक और छोटा पीरियड आएगा। सब पीरियड एक हो गया दशा भुक्ति, फिर हो गया अंतर, विच इज कॉल्ड अंतरदशा। अंतर हम लोग बोलते हैं इसमें नाड़ी में, या आप उसको प्रत्यंतर दशा बोल सकते हैं। तो प्रत्यंतर दशा जो है वो एक और छोटा पीरियड है, थर्ड पीरियड जिसको हम बोलेंगे, और वो बिल्कुल और छोटा पीरियड होगा, विच इज फॉर फ्यू प्लैनेट्स इट इज इन डेज, फॉर फ्यू प्लैनेट इज इन मंथ्स। तो मैक्सिमम 6 से 7 महीने का पीरियड आता है वो, उससे ऊपर की प्रत्यंतर दशा नहीं होती। अब प्रत्यंतर दशा और छोटा पीरियड हो गया। इसके बाद भी 2
और बहुत छोटे छोटे पीरियड्स हैं जिनको हम सूक्ष्म दशा बोलते हैं और प्राण दशा बोलते हैं। तो ये बिल्कुल और फर्दर स्लाइसिंग, आप इसको भी और प्राण दशा को भी और एक और स्लाइस कर सकते हैं और छोटा बना सकते हैं, उसके लिए कोई और नाम दे सकते हैं, बट उतना जरूरत नहीं है। उतनी अगर हमें इवेंट प्रेडिक्शन में हमें अंतरदशा के ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम अंतरदशा देख के ही, या मतलब अंतर देख के, या आपका प्रत्यंतर दशा देख के, थर्ड जो है वो देख के हम इवेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हमें सूक्ष्म प्राण जाने की जरूरत नहीं है बहुत, नहीं तो वो चलते ही रहेगा, उसका काम होते रहेगा। अब जैसे मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ सॉफ्टवेयर के अंदर कहाँ दिखता है, कैसे दिखती हैं दशाएं। ये हमने डाला हुआ, ये जैसे अभी मार्स की दशा है, जो मार्स की दशा चल रही है, मार्स में मरकरी की अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा जिसे बोलते हैं, अंतरदशा बोलते हैं। अब ये मरकरी के अंदर, अब मरकरी, मार्स, मरकरी, अब मून का पीरियड चल रहा है। करंट जो चल रहा है पीरियड अभी 20/3/2021 से, मतलब कल से शुरू हुआ है और 19/4/2021 तक ये मून का पीरियड आएगा। तो ये महीना कैसे जाएगा जो मून के पीरियड में है, ये अंतरदशा भुक्ति जो है ये इस तरीके का थोड़ा सा बताएगी कि किस तरीके से जाएगा ये सब पीरियड। अब इसको और हम स्लाइस करते हैं सूक्ष्म दशा, तो ये आ गया मार्स, मरकरी, मून, और अब ये फिर से वापस मून ही शुरू हुआ है क्योंकि कल से शुरू हुआ है। तो मून कितने दिन का, 3 दिन का पीरियड है बस, 20/3 से 23/3 तक, तो सिर्फ 3 दिन का पीरियड है इसका। फिर मार्स का भी ऐसे ही आएगा, तो ये अलग अलग पीरियड आ गया। अब फिर हम इसी को हम और स्लाइस करेंगे, अगर हम और इसको देखें तो प्राण दशा आ गई, उसमें भी मून है। अब ये घंटों में आ गया है, अगर आप देखें तो घंटों में आ गया है। तो ये 20/3/2021 15:55 से 20:56 तक ये मून का पीरियड था। फिर मार्स का, फिर राहु, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, इस इन प्लैनेट्स का सूक्ष्म दशा आ गई, सूक्ष्म प्राण दशा। तो एक दिन में ही लगभग 3 दिन के अंदर सारे प्लैनेट्स के पीरियड्स आ जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन देयर, अगेन फॉर वो सेम हर स्लाइस होती जाएगी एज पर द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्लैनेट का, जो महादशा का जो पीरियड है उसी के हिसाब से ही सारे चेंजेस होंगे। तो ये कैलकुलेशन मतलब ये करी हुई मिलती है, इसमें भी ज्यादा आपको, जिसका मैथ्स कमजोर है, कोई नहीं करना चाहता ना करे, हर सॉफ्टवेयर में दशाओं का कैलकुलेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये दशाओं का कैलकुलेशन आपको मिल गया इस तरीके से। तो ये मैंने इसलिए दिखाया कि आपको एक आइडिया हो जाए कि कैसे दिख रहा है। तो अगर आपके जो एस्ट्रोसेज में भी आप देखेंगे तो जो दशा चल रही है उस पर आप क्लिक करेंगे तो अंतरदशा का पेज खुलेगा, yes, अंतरदशा sir. पे क्लिक करेंगे फिर प्रत्यंतर दशा का पेज खुलेगा, फिर उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर और अंदर और बाकी आप जाते जाएंगे पीछे तक, सूक्ष्म प्राण तक चले जाएंगे। बट सूक्ष्म प्राण देखने की जरूरत नहीं, आप दशा, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, ये 3 आप देखिए। और सब लोग को पता होना चाहिए अभी आज की डेट आपकी दशा किस प्लैनेट की चल रही है, दशा और अंतरदशा किस प्लैनेट का चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये आप जरूर देखिए, अपनी अपनी दशाएं जरूर देखिए, किस प्लैनेट की दशा चल रही है और किस प्लैनेट की अंतरदशा चल रही है और किसका प्रत्यंतर दशा चल रहा है। तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए अभी आज की डेट में आपका टाइम क्या चल रहा है। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि अभी हम जब प्लैनेट्स का मतलब समझेंगे तो प्लैनेट्स आपकी लाइफ में जो चीज हो रही है वो उस प्लैनेट के, उन्हीं प्लैनेट्स की दशाओं के हिसाब से हम आप उन प्लैनेट पे ज्यादा पढ़ेंगे कि अच्छा क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, तो क्यों हो रहा है ये, तो ये किस प्लैनेट और किन किन हाउस, क्योंकि प्लैनेट तो प्लैनेट क्या करेगा, प्लैनेट तो हाउसेस बताएगा कि मैं कौन से हाउस का रिजल्ट देने वाला हूँ, ठीक है, और इस टाइम पे आपके लाइफ में कौन से प्लैनेट्स के रिजल्ट आने वाले हैं मेन, वो चीज आपको पता लगेगी और ये दशा के हिसाब से पता लगेगी। सो दिस इज दशा। और होता क्या, हम किस दशा को अच्छा माने किसको बुरा माने, कौन सी दशा अच्छी है क्या, दशा के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो महादशा जो है, महादशा हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट दशा होती है। वो अगर महादशा चेंज, मेन पीरियड अगर आपका लाइफ का चेंज होता है तो लाइफ चेंज होती है। लाइफ चेंज का मतलब, अगर जैसे आदमी स्कूटर पे जा रहा है, वो सीधा कार खरीद ली उसने, एसयूवी खरीद ली और वो एकदम बिल्कुल ही अमीर, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग एकदम, आपने कहा अरे ये तो बहुत छोटा सा था, इसका आज तो कितनी बड़ी कोठी बना ली इसने, कितना पैसा आ गया इसके पास, बहुत अच्छा काम चल गया इसका, और सो एंड सो फोर्थ, बहुत कुछ हो, तरक्की कर ली किसी इंसान ने। जो तरक्की करी वो जब महादशा चेंज हुई तब तरक्की होती है वैसी, बिल्कुल 0 to हीरो। और जब जब अंतर जो और ऐसा 0 to 0 भी हो जाते हैं बहुत सारे लोग,
वो भी महादशा का ही खेल है। जब दशा खराब आई तो दशा ऊपर से नीचे, अच्छी आई तो नीचे से ऊपर, और एवरेज आई तो जैसी चल रही है जिंदगी वैसी चलती रहेगी, कोई खास ज्यादा चेंज नहीं होगा। ठीक है, एवरेज प्लैनेट है, नॉर्मल प्लैनेट है, ठीक है, चल ही रही है। अब लोग अब देखेंगे पुराने जमाने में ऐसे सरकारी नौकरी में जो लोग होते थे 30-30 साल 35-35 साल एक ही नौकरी करते रहते थे, अब वो एक दफ्तर जा रहे हैं सुबह से शाम तक, वो कर रहे हैं, ऑफिस गए आए, एंड पीपल आर लिविंग देयर ओन लाइफ, नॉर्मल लाइफ जो जी रहे हैं, कोई खास चेंज नहीं, कोई खास उसमें एक्साइटमेंट नहीं, तो वो लाइफ भी होती है। तो वो उस तरीके में जो प्लैनेट्स है, वो प्लैनेट्स एवरेज प्लैनेट्स है, दे आर नॉट सेइंग मच अबाउट द लाइफ, उसमें बहुत ज्यादा कुछ उतार चढ़ाव नहीं है जिंदगी में, स्टेबल सी लाइफ है। तो वो प्लैनेट्स वो चीज बताते हैं। और अगर महादशा के बाद अगर भुक्ति या अंतरदशा का जो पीरियड है, ये पीरियड फिर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड होता है लाइफ में। महादशा क्या पूरा टोन सेट कर देती है पूरे पीरियड के लिए। तो अगर बहुत अच्छी है तो वो मान लीजिए वीनस की दशा आ गई किसी की, और बहुत जबरदस्त वीनस की दशा है, तो 20 साल तो उसके समझो अब लाइफ जो है बिल्कुल जबरदस्त जाने वाली है, और बहुत अच्छी, मतलब उसने कभी सोची भी नहीं होगी वैसी लाइफ उसको मिल जाएगी, बहुत बढ़िया वीनस की दशा। तो वैसे 20 साल के लिए हो गया, सेट हो गया, टोन सेट हो गई, 20 साल तो अच्छा ही होना है। अब अच्छा होना तो एक लेवल आ गया, अब वो लेवल कभी भी उससे नीचे नहीं जाएगा, उस लेवल से 20 साल में ना वो बंदा उस लेवल पे आ गया, उस लेवल से ऊपर ही जा सकता है। और टाइम खराब हुआ तो वो थोड़ी परेशानी में आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि कुछ लोन्स वगैरह ले ले, कुछ गड़बड़ हो गई लाइफ काम वाम में, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी कि उसके घर वर बिक जाए, उसकी स्कूटर गाड़ी बिक जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा उसके साथ। ये हो सकता है उसने घर खरीदा एक अच्छी भुक्ति में, दूसरी भुक्ति खराब थी तो ईएमआई देने की दिक्कत आ रही है, बट घर बेचना पड़ जाए ऐसी नौबत नहीं आएगी अगर दशा सपोर्ट करेगी तो ये महादशा का काम है। हाँ जी, हाँ जी प्लीज। एक ही दशा है, लाइक सपोज राहु की दशा हो एग्जांपल, तो वो 18 इयर्स की होती है। हाँ जी, तो उसमें अंतरदशा केतु है, लाइक सैटर्न है या वीनस है, वो आ जाते, तो उसके प्रभाव भी कैसे होते हैं, लाइक हाउ डज इट आर वी गोइंग टू लर्न? हाँ, अब उसके उन सब के प्रभाव, वही हर प्लैनेट के प्रभाव, ऐसा कोई जनरल नहीं है कि राहु की दशा हमेशा खराब होगी, ना ही ऐसा कोई जेनरिक वो है कि राहु के अंदर शनि आ गया तो और बर्बाद हो गया इंसान, या राहु के अंदर केतु आ गया, बिल्कुल भी नहीं है। आप जेनरिक तरीके से बिल्कुल ना पढ़े किसी भी दशा को, और कोई जेनरिक उपाय करने की भी जरूरत नहीं है। माय क्वेश्चन वाज फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग उसको जनरलाइज कैसे करें कि ये दशा में ऐसे होता है, या नहीं करना जनरलाइज, वही तो नहीं करना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। आपके हॉरोस्कोप पे मेरी राहु की दशा चल रही है, मेरी राहु की दशा जैसी चलेगी वो किसी और की राहु की दशा के हिसाब से नहीं होगी। वो डिपेंड करेगा कि राहु आपका कहाँ पर बैठा है कुंडली में, राहु कौन कौन से हाउसेस को देख रहा है, राहु को कौन कौन से हाउसेस देख रहे हैं, वो उस प्लैनेट के ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, ठीक है, तो हर एक का डिफरेंट है, वो हर किसी का डिफरेंट है, तो डोंट जनरलाइज। नो, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एक्चुअली। तो डोंट, मैं वही पहले दिन से बोला आपको कि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट जनरलाइजेशन, वो आपका हॉरोस्कोप है, उसको आप ही पढ़ेंगे आपके हिसाब से, क्योंकि आपकी लाइफ है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आप जैसे लाइफ को देखते हो वो वैसा दूसरा आदमी नहीं देखता उस लाइफ को, तो आपकी लाइफ इज योर लाइफ। हाँ जी, समझो अभी इसके सैटर्न की चालू है महादशा, और 7.5 भी चालू है, तो उसका डबल इफेक्ट होगा। देखो भाई, पहली चीज मैं 7.5 को नहीं मानता, ठीक है, 7.5 कुछ नहीं होता, ठीक है, वो एक सिर्फ होक्स है, एक हुआ है, क्रिएट किया हुआ है, और लोगों को एक्सेप्टेंस ज्यादा है, बता दी कि 7.5 चल रहा है तो वो मान गए लोग और वो हो गए। 7.5 का कोई इम्पैक्ट नहीं आता, क्यों नहीं आता वो मैं आपको जब हम ट्रांजिट पढ़ेंगे और मैं 7.5 समझाऊंगा आपको क्या होती है, वो हम आखिर में लास्ट 1-2 क्लासेस में वही उन्हीं सब चीजों पर डिस्कस करेंगे। सारे योग वोग जितने भी जो पॉपुलर योग है उनके बारे में, जो पॉपुलर ये मिथ्स है, 7.5 कालसर्प योग और मांगलिक, ठीक है, गणमूल नक्षत्र, ये सारी चीजें बहुत सारे होते हैं जो मिथ है जो हमारे चले आ रहे हैं, तो उनका क्या रिलेवेंस है वो चीज से करेंगे। और 7.5 ये किसने बोल दिया कि नेगेटिव होती है? बहुत सारे लोग
साढ़े सती पे अभी आप अभी अगर आप एस्ट्रोलॉजी की टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे, आप कोई पुराने जितने भी हुए हैं तो, और या वेबसाइट्स भी विजिट कर लें आप उस पे, और साढ़े साती के अच्छे प्रभाव अगर आप कहीं गूगल पे सर्च करें, या साढ़े सती के ये 2-3 कुंडलियां बड़ी फेमस है हमारे पूरे एस्ट्रोलॉजी सर्किट्स में। एक जवाहरलाल नेहरू की कुंडली, ठीक है, उनकी कुंडली में कालसर्प योग भी था, और वो प्रधानमंत्री जो बने वो या जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी, ये दोनों के दोनों शायद प्रधानमंत्री भी साढ़े सती के टाइम पे बने। तो वो साढ़े सती अच्छी है कि खराब है, ये भी कैसे डिपेंड करे कि इससे इसका क्या पता लगेगा। अगर मान लो 1% मान लो कि साढ़े सती कहीं कुछ है, तो साढ़े सती अगर कुछ है तो उसका भी इम्पैक्ट सैटर्न आपकी कुंडली में कैसे प्लेस्ड है उसके हिसाब से पता लगेगा। हर कुंडली में हर ग्रह अलग अलग तरीके से है, ठीक है। कुछ जगह आपको लगेगा कॉमन भी है, बट कॉमन में फर्क हो जाता है क्योंकि डिग्री सेम नहीं होंगी ग्रहों की, ठीक है। डिग्री सेम नहीं होंगी तो ग्रहों के जो उनका हर मतलब ऐसा है ना कि मेरी कुंडली में भी राहु फर्स्ट हाउस में है, आपकी कुंडली में भी राहु फर्स्ट हाउस में है। या जैसे अभी हमारे पास 2 लोग हैं जिनकी एरीज जो है एरीज लग्न है और मार्स वहां बैठा हुआ है, तो क्या दोनों की लाइफ एक जैसी होगी? क्या हम ये कहें कि दोनों की लाइफ एक जैसी होगी, इस दोनों की लाइफ में सब कुछ एक जैसे ही वैसे ही चलेगा? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों का सिर्फ मार्स बैठा हुआ है, मार्स की दोनों की डिग्री अलग अलग होगी, बाकी प्लैनेट्स कहाँ पर है? लाइफ कंप्लीट है। हॉरोस्कोप कभी भी एक प्लैनेट एक हाउस से नहीं देखना चाहिए, और ये बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, बहुत ज्यादा बड़ी गलती करते हैं ये। अरे मेरा तो सन है, मेरा सन अपने ही हाउस में और लग्न में बैठा हुआ है, और मेरा तो वो है, तो मेरा तो राजयोग है, सन और मून दोनों इकट्ठे और लग्न में ही है, मेरा तो राजयोग है। अरे अभी वही वाली वो पिक्चर आई थी ना, कौन सी ऐसी वो ज्योतिष था, उसमें अक्षय कुमार की खिलाड़ी पुरानी आई थी, मैं खिलाड़ी, तो कुछ खिलाड़ी वाली करके था कुछ, अभी तो जूही चावला और अक्षय कुमार की, उसमें उसका मामा खिलाड़ी होता है 786। नहीं, उसका मामा होता है, उसको बताता रहता है कि ये आपका ये राजयोग आने वाला है, तो वही वाला राजयोग आएगा कि जिसका अगर ऐसे देख के कोई करेगा तो। तो ये जो राजयोग वाला और राजयोग है, ये कुछ भी तो ऐसे लोग जनरली बड़े खुश हो जाते हैं, और यही देख के बड़े दुखी हो जाते हैं कि मेरा हैराम, मेरा तो मार्स आ गया, इधर मार्स और शनि साथ में बैठा हुआ है। किसी ने बोल दिया अरे आपका तो क्या हुआ मार्स, और मुझे कितने लोगों ने बोला, कितने एस्ट्रोलॉजर्स बोले तो आपकी तो लाइफ बिल्कुल बर्बाद है, राहु जो है आपका, तो आप तो राहु लग्न में, तो राहु लग्न में तो फिर तो चौपट हो गए, बिल्कुल बर्बाद। और कितने लोगों ने आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी? मेरा अब राहु अगर लग्न में है तो ऑब्वियसली केतु 7th हाउस होगा, यस ठीक है। अब केतु 7th हाउस है तो केतु तो लिबरेशन का प्लैनेट है, केतु तो सेपरेशन का प्लैनेट है, केतु तो and that is also about 7th house, so हाँ, और 7th हाउस में स्पाउस का हाउस, तो आपकी तो लफड़ा है। अब ऐसे मेरे पीछे एक वो पड़ गई, एक देयर इज अ फीमेल, वो कहीं से कोरा पे मैं लिखता रहता हूँ, तो उसमें कहीं से देख के एक बार उसने फोन किया कि मेरे को कंसल्टेशन करना। मैं कहा पेड कंसल्टेशन होगा, तो आधे तो वैसे ही भाग जाते पेड सुन के, तो अब फ्री में तो नहीं हो सकता। काफी लंबी बात करी, उसने बोला कि मेरा राहु केतु जो है फर्स्ट हाउस है, केतु 7th हाउस है, इसलिए मेरी शादी नहीं हो रही, या एक बार डिवोर्स हो गया, दूसरी शादी नहीं होगी, कुछ तो केस था। मैं कहा इतने इंटेलिजेंट आप हैं, आपने पढ़ ही लिया सब, आपको पता ही है कि आपका राहु फर्स्ट हाउस है और केतु 7th हाउस है, तो फिर नहीं हो रही। तो मैं चेंज तो नहीं कर सकता, मैं केतु को दोनों को शिफ्ट कर दूं पोजीशन, ऐसी ताकत मेरे अंदर नहीं है। ऐसा कोई महान ज्योतिष होगा वही शायद आपके सितारे ऐसे बदल दे, मेरे अंदर नहीं आती, मुझे इतना नहीं आता। तो देन होना तो चाहिए ना ऐसा सर। अरे कुछ नहीं होता ही नहीं, हो नहीं, अपने कर्मों से हो सकता है कर्मों से। तो ये देन मैं भूल भाल गया, 6-8 महीने बाद फिर से फोन आया, एंड देन आफ्टर दैट आई रिमेंबर कि मेरा ऐसा है और ये है। मैं मुझे लगा चलो समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ समझाने की कि नहीं ऐसा नहीं होता। तो मैंने उसको बोला कि मेरा भी राहु जो है फर्स्ट हाउस में है, केतु 7th हाउस में है, तो मेरी तो शादी के 20 साल हो गए, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसे कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, आपकी शादी में प्रॉब्लम नहीं है? भैया अभी तक तो नहीं है, आप मतलब वो लड़ाई, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कहा नहीं हो सकता, अगर आपको इतनी नॉलेज है और इतना ही वो है, तो मैं कहा देखो अब मैं कुछ कर नहीं सकता, आप अपने YouTube वाले टीचरों से पूछो जहाँ से देख के आपने ये करा है, या फिर पैसे खर्चो तो कंसल्टेशन लो, वो खर्चने नहीं, आपने आपने फ्री में कंसल्टेशन चाहिए तो वो मैं दूंगा नहीं, खत्म। फिर देना ही अच्छा, ये तो वही सेम केस था, मैंने सेव कर लिया उसका नाम, फिर फ्री कंसल्टेशन करके। ये टाइम बर्बाद करने में, फोन आया तो उठाऊं ना मैं उसका, इतना। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, इसीलिए मैं कहता हूँ बहुत, क्योंकि आपने एक चीज करी, राहु
प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ में, हर एक की लाइफ में आती है, ऐसा तो है नहीं किसी की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई चीज आपके हिसाब से नहीं हो रही। बहुत सारी जो यंग लड़कियां उनको प्रॉब्लम है, उनकी शादी नहीं हो रही, जिनकी शादी होगी वो उससे परेशान है कि शादी होगी, हमारी शादी नहीं चल रही या शादी में आगे दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो शादी एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लमेटिक फील्ड है, आज से नहीं, शायद जमाने से ही है। ठीक है, महाभारत रामायण के टाइम से भगवान राम की भी शादी ऐसी थी, खास अच्छी नहीं थी, मतलब शादी कराते ही वो बेचारे वनवास हो गया, और वो सब काफी टफ हनीमून रहा उनका, काफी लंबा और काफी टफ। तो ये सारी चीजें जो है, ये मतलब खैर शादी वाली जो प्रॉब्लम्स है, ये शादी वाली प्रॉब्लम्स जो है ये सभी के लाइफ में आती है। और अगर नहीं हो रही, आप ट्राई कर रहे नहीं हो रही, तो सीधा लोग ये पूछते हैं कि भाई ये देखो, फिर राहु अब बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है आपके 7वें घर में, तो 7th हाउस के में अगर कोई भी मेलेफिक है, कोई भी मेलेफिक है, तो हमने कल पढ़े थे मेलेफिक कौन कौन से हैं, मार्स, सन में मार्स और राकेश, तो राहु केतु शनि, तो इन तीनों में से कोई भी अगर 7th हाउस में बैठेगा तो आपकी लाइफ में तो शादी में दिक्कत आएगी। अरे कैसे दिक्कत आएगी सर, भाई? बट जनरली एस्ट्रोलॉजर्स ओनली डराते हैं कुछ, ये क्या करें? तो अभी आप एस्ट्रोलॉजर, अब ऐसे अगर अब हर आदमी एस्ट्रोलॉजर है, इतनी एस्ट्रोलॉजी पढ़ के तो हर आदमी बन सकता है एस्ट्रोलॉजर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसको। भाई मेलेफिक है, किसी जिस घर में बैठेगा उस घर को खराब करेगा, ये एक जनरल सी अंडरस्टैंडिंग है, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है। कि कोई शनि अगर मान लीजिए शनि ऐसा होता है, जैसे शनि आपका बैठा है 3rd हाउस में, तो क्या करेगा शनि? आपके भाई और बहनों से आपकी नहीं बनेगी, यू विल हैव फाइट्स विद योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। क्यों? शनि बैठा हुआ है 3rd हाउस में। क्या ऐसे ही होगा एक्चुअली कि नहीं होगा? इट इज अगेन वो, बट इट इज जनरल परसेप्शन। तो जनरल परसेप्शन कैसे बनते हैं और जनरल रीडिंग कैसे आती है, मैं उस चीज की बता रहा हूँ। 4th हाउस में शनि बैठेगा, इसका मतलब आपका जो घर है, आपको घर में, अपने घर में तकलीफ रहेगी, घर में आपको तकलीफ रहेगी, घर से आपको अच्छा नहीं लगेगा, घर में, घर आपको मतलब इट्स योर हाउस, तो हाउस की प्रॉब्लम होगी। आपको कई बार ये भी बोला जाएगा कि गाड़ी आप खुद मत चलाइए, एक्सीडेंट होने के चांसेस है, वो शनि बैठा हुआ 4th हाउस में। ये भी होगा कि बोलेंगे आपकी अपनी माँ से नहीं बनेगी, या मदर से आपको अच्छा नहीं लगेगा, मदर से आपकी रिलेशन ठीक नहीं रहेगी, ये चीज भी 4th हाउस। 5th हाउस में शनि है तो बच्चे होने में प्रॉब्लम, 6th हाउस में शनि है तो वैसे ही वो ऋण रोग शत्रु का घर है, तो वो तो वैसे ही करेगा ही करेगा, ये सब चीजें देगा। 7th हाउस में शादी डिले करेगा, 8th हाउस में इलनेस देगा, डेथ का हाउस है वो, शायद अष्टम भाव शनि, लोग वैसे ही डरा देते हैं कि अष्टम भाव शनि है, वो पता नहीं क्या हो गया। और कहीं अगर गलती से वो रेट्रोग्रेड भी, हम बात करेंगे, रेट्रोग्रेड भी हो गया तो ये तो रेट्रोग्रेड पे सी, हम भी अपनी लाइफ में ना एक वो ढूंढते हैं, स्केपगोट। हम हमेशा एक वो ढूंढते हैं कि हम किस पे ब्लेम कर सकें, अपनी प्रॉब्लम्स का छीकड़ा हम किसके सर पे फोड़े, कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो वो क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो हम रीजंस ढूंढते हैं हमेशा। इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी में भी सारे ज्योतिष कोई रीजन ढूंढते हैं किस वजह से प्रॉब्लम आई, और मेलेफिक एलिफिक ऐसे दिख गए तो ये सब बिल्कुल। और ये बड़ा ही अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आप पूछने गए कि मेरी शादी कब होगी, उसने ये नहीं बताया आपको शादी कब होगी, उसने आपको 1000 चीजें बता दी। आप मांगलिक भी है, कालसर्प भी है आपकी कुंडली में, और अभी तो शनि इस स्थान में बैठा है, और वो शनि उसको देख रहा है, और उसकी ऐसी दृष्टि उस पर पड़ रही है, और यहाँ से ये प्रॉब्लम है, एंड इसलिए शादी का बड़ा भयंकर हुआ है। तो ये पूछ रहा है, ये आंसर तो नहीं हुआ कि शादी कब होगी, और उसने पूरी कहानी समझा दी, आपकी समझ में आई कुछ नहीं, लेकिन आप कंफ्यूज हो गए, तो आपने दूसरी छोटी चीज बोली, अच्छा उपाय क्या है इसका? अब वो भी एकदम सुपर ज्योतिष है, और राज ज्योतिष जिसको बुलाता कि वो प्लैनेट का जो जगह है उसको चेंज कर देंगे, तो प्लैनेट की जगह तो चेंज होगी नहीं, प्लैनेट तो फिर भी वहीं बैठा रहेगा, बट आप उपाय वगैरह लेकर आ जाएंगे, आंसर फिर भी नहीं मिलेगा कि शादी कब होगी। या तो क्लियर कट बोल दो शादी नहीं होगी, डोंट गेट इनटू दिस प्रॉब्लम। अगर आप शादी में घुसे तो शादी आपकी प्रॉब्लमेटिक ही रहेगी, तो बेहतर है शादी मत करो, या इस दशा में शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। ठीक है, वो फिर भी ऐसा भी होता है, लोग जबरदस्ती कर लेते हैं, साल 2 साल बाद फिर प्रॉब्लम होती है, साल भर के अंदर ही आप फिर सुनेंगे उनका कि ये कुछ शादी में प्रॉब्लम होगी। कई मैंने केसेस देखे जो मना भी करा कि मत करो, बट वो कर ली, और करने के बाद वो लॉयर ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे बहुत केसेस हैं, ऐसा एक दो नहीं है, बहुत केसेस है, क्योंकि जिसको जो चीज नहीं होती लाइफ में उसी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अनमैरिड लोगों को
शादी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, मैरिड लोगों को कुछ और की जरूरत होती है, जिसके पास नौकरी नहीं है उसको नौकरी की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसके पास पैसे नहीं है उसको पैसे की जरूरत है, जिसकी कोर्ट केसेस चल रहे हैं उसको उनसे छुटकारा चाहिए। सो ये जो प्रॉब्लम्स है इनके लाइफ में चेंजेस तो चाहिए ही, सभी को चाहिए, बट इसका आंसर कब होगा एग्जैक्टली ये बहुत कम लोग बताते हैं। एग्जैक्टली कब चीज होगी, नौकरी नहीं है नौकरी कब लगेगी, ये क्वेश्चन है। अब मैं उसमें कहानी गिनाने लगूंगी जी आपका तो अभी 7:30 चल रही है, आपके तो बहुत बुरा टाइम चल रहा है, बहुत ही खराब टाइम चल रहा है, और ऐसे कई बार होता है। मैं भी बहुत सब पहले ज्यादा ज्योतिष के पास गया, आपको तो आपका समय तो ठीक नहीं चल रहा, तो उसे बोलो अभी मैं बैठा हूँ, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मैं स्वस्थ होकर तो जाऊंगा नहीं डॉक्टर के पास, मैं एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाऊंगा तो मेरा समय खराब होगा या मुझे नहीं कुछ समझ में आ रहा तभी मैं एस्ट्रोलॉजर के पास आया हूँ, तो वो भी आपका समय खराब चल रहा है। ये तो और बहुत सारी स्टैंडर्ड लाइन लोग यूज करते हैं, तो मतलब ठीक है विच इज देयर, बट क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन एग्जैक्ट क्या है वो, या सोल्यूशन या मतलब जो क्वेश्चन का आंसर क्या एग्जैक्ट देना है वो आना चाहिए। और ऐसे घुमाने वाली जो चीजें है ना ये बहुत है, और ये इंटरनेट भरा पड़ा है, भरा पड़ा है, और लोगों को भी बड़ा मजा आता है ये देख के कि अच्छा मैं देखूं मेरा सारे ग्रह मुझे समझ में आ गए कौन कौन से हाउसेस में है। अब राहु इन फर्स्ट हाउस व्हाट डज दैट मीन, राहु इन सेकंड हाउस व्हाट डज दैट मीन, राहु इन थर्ड हाउस उसका क्या मतलब आएगा, और जेनरिक सी चीजें आपको मिलेंगी और आप वो देखेंगे। एक बुक आती है एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, केबी पारसाई की, इतनी मोटी बुक है, करीब 1500-2000 पन्नों की बुक है, बहुत मोटी सी इंग्लिश में। उसमें है सारे ग्रह, हर ग्रह जो है हर हाउसेज में कहाँ कहाँ पे, उसमें बिल्कुल बहुत डिटेल वो है, और कंजंक्शंस के साथ भी है, एक एक कंजंक्शन के साथ भी एक्सप्लेन्ड है। कभी आपको मन लगे तो वो आप लेके पढ़ सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब तो भरा पड़ा है कि मार्स अगर कौन से घर में होगा तो क्या करेगा और कैसा होगा, तो और या शनि के मतलब सारे ग्रहों के बारे में, एवरी प्लैनेट एवरी हाउस, ये तो ये जनरिक प्रेडिक्शन देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बट वो आपको भी वही लगेगा आपकी लाइफ में सही है कि गलत है, हमेशा वो रहेंगे आप कि ये तो ऐसा नहीं करेगा, ये ऐसा नहीं करेगा। फिर उसके बाद चूंकि हम अभी डिविजनल चार्ट्स नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ लोग डिविजनल चार्ट्स की बात करेंगे, तो वो भी चीज़ है, वो नहीं, वो सब हमें नहीं करना, ठीक है। अभी हम बेसिक ही पढ़ेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया मेलेफिक है तो उसका हाउस में लोग जनरल प्रेडिक्शन है कि वो खराब होता है, और बेनिफिक है तो उसका वो जो हाउस को वो अच्छा रिजल्ट देगा उस हाउस की चीजों का। दूसरा एक तरीका है हाउस प्लेसमेंट का, प्लैनेट का, कौन सा प्लैनेट किस हाउस में बैठा हुआ है, तो वो उस हिसाब से उस हाउस के बारे में। दूसरा है उस हाउस का लॉर्ड कौन है, जिस भी हाउस का लॉर्ड है वो जो लॉर्ड है वो उसका रिजल्ट उस हाउस का देगा। तो ये भी दो तरीके से हम हर हाउस के रिजल्ट को देखते हैं। तो ये चीज अभी हम करेंगे जब अभी हम बाकी और चीजें करेंगे। दशाएं समझ ले थोड़ा सा, वापस दशा पे आ जाए। किसी को कोई क्वेश्चन हो किसी चीज पे तो प्लीज यू कैन आस्क, डोंट हेजिटेट ऑन आस्किंग एनी क्वेश्चंस। तो हम अब बात करें, इसके बाद हम बात करेंगे अब आज जो मेन इम्पोर्टेंट एक और सब्जेक्ट है वो है हमारा नक्षत्र। तो दशाओं में किसी को डाउट है, कुछ किसी तरीके का कोई डाउट, क्या आपको समझ नहीं आया, कोई एनी क्वेश्चन ऑन दशा? नहीं सर, क्लियर। तो इफेक्ट ऑफ दशा ईच प्लैनेट, हाँ, इफेक्ट ऑफ दशा जो है मैं वही बता रहा हूँ, इफेक्ट ऑफ दशा ऐसे जनरल नहीं कर सकते ना। ओके अब मैं ऐसे नहीं बताता कि राहु की दशा होगी तो क्या इम्पैक्ट आएगा, ओके ऐसा पॉसिबल ही नहीं किसी के लिए, हर के लिए एक जैसा थोड़ी आएगा। ना ही आपका कोई दूसरे प्लैनेट की दशा का क्या है, ये दशा जो चल रही है वो दशा चलेगी, लेकिन वो रिजल्ट क्या आएगा, वो रिजल्ट उस प्लैनेट कहाँ पे बैठा हुआ है उसके बेसिस पे आएगा। प्लैनेट की जो प्लैनेट को कौन कौन से हाउसेस को डिपिक्ट कर रहा है उसकी बेसिस पे आएगा। बट महादशा इज मेन पीरियड विच ब्रिंग्स अ बिगर चेंज। अंतरदशा जो है जो अंतरदशा या भुक्ति, इट्स अ स्मॉल पीरियड विच विल ब्रिंग अ स्मॉल चेंज। वो 2-3 साल 2 साल 3 साल की परेशानी का टाइम बताएगी, उससे ऊपर नहीं। प्रत्यंतर दशा विच इज अगेन अ स्मॉल दशा, वो कुछ महीने का अच्छा बुरा सर्दी खांसी जुकाम उस टाइप की प्रॉब्लम्स का
मेन काम है, उससे ऊपर नहीं। ये 3 चीजें। हाँ जी, So we follow Can I? हाँ हाँ Yeah, please. please. So we follow planet based or sign based? प्लैनेट बेस्ड, Dasha. We follow planet based. Okay. प्लैनेट बेस्ड दशा, जो जिस ऑर्डर में लिखाए थे नाम सारे, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स वाला जो पहले दिन ही मैंने आपको बताया था, इस तरीके से याद करना, उसी वही है, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वही है, उसी ऑर्डर में ही दशा है ये सब सारी दशा। Okay. 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 So can I ask? हाँ जी, My question was, like 11th house में जुपिटर है, it's an example, okay? 11th house में जुपिटर है, जुपिटर की दशा शुरू हो गई. So do we have to see that वही हाउस का, क्या उसकी दृष्टि भी देखी जाती है? दृष्टि भी देखी जाएगी, वो किस हाउस का लॉर्ड है वो भी देखा जाएगा। अभी आप रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र कर लो, एक अच्छा, मतलब ठीक है. अभी मैं बताऊंगा ये किस तरीके से देखना है। Okay, मैं just वो आपसे question आ गया तो. वो आपसे मैं बनवाऊंगा किस तरीके से देखना है, तो आपको हाँ. बेसिक आइडिया लगेगा। प्रेडिक्शंस मतलब एक ऐसा लगेगा कि हाँ ये अच्छा, ये चीजें हुई मेरे साथ, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा एक्टिवेट हुआ, बट उतना ही है, उससे ऊपर नहीं है। ठीक है, अभी क्योंकि नाड़ी में जो हम करते हैं, नाड़ी का भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करते हैं, एंड वाई उसकी प्रेडिक्शन इतनी एक्यूरेट कैसे आती है। और हम जो ये नॉर्मल हम जो बात कर रहे हैं, इसमें कितना और अभी आपको वो करना पड़ेगा, हिसाब किताब देखना पड़ेगा, तब जाके आप उसमें पहुंच पाएंगे प्रेडिक्शन के आसपास भी। इट टेक्स टाइम, ये जो नॉर्मल पराशरी वाला जो टाइम है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस टू कम टू प्रेडिक्शन। लेकिन नाड़ी में ऐसा नहीं, नाड़ी में ऐसा नहीं। नाड़ी में आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं। इनफैक्ट जो अभी लॉकडाउन में जिन्होंने सीखा, उन्होंने सबने अपना बहुत जबरदस्त काम चल रहा है सबका बढ़िया। अच्छा, गुड। हाँ, तो मतलब इट विल टेक व्हाट, मतलब टोटल जैसे आपने अभी शुरू किया, ये बेसिक से लेके एडवांस तक मैक्सिमम 6 मंथ्स, टोटल 6 महीने के अंदर आप सब सीखेंगे। 6 महीने के अंदर सीखने के बाद प्रैक्टिस चाहिए आपको। अब प्रैक्टिस आपने कर ली, प्रैक्टिस के बाद आप कर सकते हैं। जब आपकी प्रेडिक्शन ठीक होने लगी, तो आप समझ गए कि हाँ मेरे को अब आ गया, देखना आ गया। वो है, पर टाइम उतना लगेगा, 6 महीने तो कम से कम देने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अभी इसमें अब हम बात करते हैं नक्षत्र की। नक्षत्र में कुछ समझ, नक्षत्र के बारे में आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि क्या 3rd लेयर है, मतलब एक जैसे एक पहले साइंस आ गए, साइंस के पीछे की लेयर है एक नक्षत्र। तो टोटल नक्षत्र जो है, वैसे नक्षत्र का एक और बड़ा अच्छा मीनिंग है। नक्षत्र का मतलब होता है नक्षत्र, तो विच इज बेसिकली जिसकी कभी क्षति नहीं होती, जो कभी खत्म नहीं होता, इट इज परमानेंट। तो वो नक्षत्र के हिसाब से होती है। अब ये समझाया गया, हमारे जो पुराण थे उसमें समझाया गया इसको कि देयर आर 27 नक्षत्र। ठीक है, एक और नक्षत्र है, आप सुने कभी, आपको बोलेंगे कि एक और नक्षत्र है, 28वां नक्षत्र बताइए कौन सा है, तो वो एक मेल नाम पर है, अभिषेक नक्षत्र, तो उसको आप रख सकते हैं। बाकी जितने 27 नाम है, 27 नक्षत्र हैं, सारे के सारे फीमेल नेम पे, सारे के सारे फीमेल नेम्स हैं। तो जो फीमेल नेम्स है और 27 नक्षत्र हैं, ये नक्षत्र ऐसा समझाने के लिए, याद रखने के लिए बोला गया कि ये आपका जो मून है, मून की रानियां है, मून की 27 रानियां हैं। और मून जो है वेरी डिलीजेंटली हर रानी के साथ एक नाइट स्पेंड करता है, एक दिन स्पेंड करता है महीने में। और विच वाज इन अ वे टू टेल कि मून टेक्स 27 days टू कंप्लीट वन साइकिल। कंप्लीटली पूरा जोडियाक का एक साइकिल कंप्लीट करने में उसको 27 दिन लगते हैं। मून को बहुत तेज भागता है, और वही मून का इसलिए तेज भागने वाली, सबसे तेज भागने वाली दुनिया में चीज कौन सी? एनीवन? फास्टेस्ट मूविंग थिंग ऑन? मन हमारा मन। तो माइंड, योर मन, व्हाटएवर। तो मन जो है, मन हमारा सबसे तेज भागता है, इसीलिए मून के साथ उसको हम लोग एसोसिएट करते हैं। और मून जो है 27 दिन लगाएगा हर एक, और 27 नक्षत्र, हर नक्षत्र में एक दिन रुकेगा। तो जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन, मतलब हर दिन के अंदर एक नक्षत्र है, एवरी नक्षत्र हैज वन कंप्लीट डे। तो ये इसको कैसे डिवाइड किया गया है? हमें मालूम है ज़ोडिएक हमारा 360 डिग्रीज का है, तो 27 और जो ये है ये नक्षत्र का, तो ये दिस इज व्हाट 360 डिग्रीज। 360 डिग्रीज को
इसके बाद दो नक्षत्र के हम और फर्दर डिवीजन भी कर सकते हैं, जिसको हम चरण बोलते हैं। तो 4 चरण हैं, नक्षत्र के चरण भी होते हैं, वो हमें यूज नहीं करने, ना ही नक्षत्रों का नाम यूज करना। ये सिर्फ इंप्रेशन देने के लिए है कि मैं कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ इंसान। तो ये अच्छा, रेवती नक्षत्र है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। और साउथ में बहुत ज्यादा इसकी मान्यता है, वो लोग नक्षत्र देखकर ही सारे काम करते हैं। एंड नक्षत्र, किस नक्षत्र में बच्चा होना चाहिए, अगर सिजेरियन हो रहा है तो वो दे विल प्लान कि हम डिलीवरी उस टाइम पे ही करवाएं। तो ये ऐसा बहुत ज्यादा होता है, बट होती नहीं डिलीवरी उस टाइम पे। ये भी जिसको जब आना है वो उसी टाइम पे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ये आगे पीछे आएगा। और जब जाना है तब उसी टाइम पे जाएगा। हमारे कहने से, हमारे प्लान करने से नहीं होगा ये चीज प्लान सर, नहीं। लेकिन नक्षत्र की काफी शांति वगैरह करते हैं ना, मूला नक्षत्र। वो मैं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, जो जब आपको समझाऊंगा ना, वो गणमूल नक्षत्र, जो मूल नक्षत्र शांति करते हैं, तो उसके बारे में बताऊंगा। लॉजिक भी बताऊंगा आपको, और आपका आपकी बाकी मानना ना मानना सब आपकी, आप लोगों की मर्जी। लॉजिक जरूर बताऊंगा मैं आपको, क्यों नहीं मानना चाहिए उसका, और क्या क्या फर्क है उसका, मतलब क्यों, क्या चीज होती है। तो वो भी हम पढ़ेंगे, अभी मैं मूल का आपको बताऊंगा नक्षत्र के उसमें। 27 नक्षत्र है, 360 डिग्री है टोटल पूरा। एक नक्षत्र की डिग्री जो हुई, या एक नक्षत्र का जो टाइम वो हुआ, तो इसको डिवाइड करेंगे 360 डिवाइडेड बाय 27, तो ये आएगा। चूंकि हम डिग्री से बात कर रहे हैं, तो ये दिस विल कम टू अराउंड 13 डिग्रीज और 20 मिनट्स। तो एक डिग्री जो है, मतलब इसमें आपको 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र है। मिनट इज नॉट द योर क्लॉक वाला मिनट नहीं, हम बात कर रहे हैं कि कितने मिनट का वो है पीरियड, वो मिनट नहीं है। मिनट इज डिग्री, इज यूनिट ऑफ डिग्री। ये यूनिट है, जैसे सेंटीमीटर लेंथ की डिग्री है, मीटर लेंथ की डिग्री, इस तरीके से डिग्री की जो यूनिट है वो मिनट है। तो 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र है। तो 13 डिग्रीज 20 मिनट्स इज वन नक्षत्र, 27 नक्षत्र, 360 डिग्रीज का पूरा अपना यूनिवर्स। अब ये कैसे हम इसको, अगर हम देखें कहाँ पर कैसे बनाएं, कैसे प्लॉट करें समझने के लिए, तो फिर से हम इसका एक हॉरोस्कोप बना लेते हैं जल्दी से, उसमें समझाना इजी हो जाएगा। इसमें ये हॉरोस्कोप हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए हम साइंस भी लिख लेते हैं। तो ये साइंस जो है यहाँ एरीज है, ठीक है, नंबर 1 है, ये एरीज साइन हो गया यहाँ पर। अब ये नक्षत्र को अगर हमने प्लॉट करना तो क्या करेंगे हम, इसमें ये करेंगे कि इसको हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं ऐसे। अब 13 डिग्री 20 मिनट्स का एक नक्षत्र है, तो पहला नक्षत्र जो आएगा वो यहाँ पर आएगा, इधर। ये फर्स्ट नक्षत्र हो गया, और इसको हम डाल देते हैं ए, नहीं इसको हम, सो दिस इज 13.20। यहाँ पर भी नक्षत्र एक आएगा 13.20। अब ये साइन जो है वो तो 30 डिग्री का है, हाउस भी 30 डिग्री का है। अब 30 डिग्री जगह है, और 13.2 के 2 आ गए। तो अब क्या होगा, तीसरा नक्षत्र जो है वो ओवरलैप करेगा। तो 26 डिग्री 40 मिनट्स तो यही होंगे कवर, इधर इन दोनों को ऐड करेंगे तो, या और दिस इज लाइक यू कैन से दिस वे कि ये 13 डिग्री ना, 0 to 13 डिग्री यहाँ पर एक नक्षत्र है, और 13 डिग्री टू 26 डिग्री 40 मिनट्स का एक नक्षत्र है। थर्ड नक्षत्र जो आएगा वो आएगा 26 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्रीज तक, 30 डिग्रीज तक यहाँ पर आएगा। और उसके बाद बाकी बैलेंस जो है, यानी 10 डिग्रीज टू
और उसमें हम जोड़ लेते हैं 0 to 10 डिग्री, सॉरी 0 to 10 डिग्रीज यहाँ पर आएगा सेम नक्षत्र। जो तीसरा होगा वो 0 to 10 डिग्रीज सेकेंड उसमें आएगा, दूसरी राशि में ओवरलैप कर गया। और इसी तो फिर यहाँ पर तीसरा नक्षत्र आएगा, इसको भी हम अगर आप करेंगे इसको भी 3 हिस्सों में बांट देंगे। ये भी सब हर एक राशि को आप 3-3 हिस्सों में बांट सकते हैं, हर हाउस को उसमें बांट सकते हैं, तीन उसमें। एंड देन अब ये सर्कल जो है इनका, ये सर्कल पूरा का पूरा जो है ये कंप्लीट होगा हमारा 4 राशियों में। कैंसर तक कंप्लीट हो जाएगा, फिर वापस से रिपीट होना शुरू हो जाएगा सेम टू सेम। इसी तरीके से कैसे होगा वो भी हम कर लेते हैं, छोटा सा एक्सरसाइज है, ज्यादा लंबा नहीं है। 0 to 10 डिग्रीज ये है, 10 डिग्री से 23 डिग्रीज 20 मिनट्स दूसरा नक्षत्र आएगा यहाँ पर। अब तीसरा नक्षत्र को मैं ऊपर लिख देता हूँ, जगह नहीं है यहाँ पे। 23 डिग्रीज 20 मिनट से कितना हो गया? सेकेंड हाउस में 0 to 10 क्यों स्टार्ट किया? 0 to 10 इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट हाउस में वो 26 डिग्री 40 मिनट्स 30 डिग्रीज था, विच इज 3 डिग्रीज 20 मिनट्स। मतलब 13 डिग्री 20 मिनट में से 3 डिग्री 20 मिनट एक राशि में रह गया, बाकी 10 डिग्री दूसरी में चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट, फिर 23 डिग्री 20 मिनट से 30 डिग्री जो है यहाँ पे रहेगा तीसरे उसमें। मतलब ये हो गया 6 डिग्री 40 मिनट, ये 6 डिग्री 40 मिनट हो गया नीचे यहाँ पे। अब ये जो यहाँ वाला जो आएगा पहला नक्षत्र, वो कितना आना चाहिए? 0 to 6 डिग्री 40 मिनट्स। ये पहला नक्षत्र है। दूसरा नक्षत्र जो आएगा वो आएगा 6 डिग्री 40 मिनट से, अगेन 13 डिग्री 20 मिनट इसमें ऐड करेंगे हम लोग, तो ये आ गया 18 नहीं आएगा, 13 डिग्री 20 मिनट ऐड करेंगे तो 20 आएगा। सॉरी, तो ये 20 आ गया, तो 20 हो गया। 20 से फिर अब ये वापस हो गया 20 to 30 इधर आएगा, 20 to 30 तो 10 डिग्री इसमें आएगा। तीसरा नक्षत्र जो है 10 डिग्री इसमें आएगा इसमें। और यहाँ का आप क्या आएगा? 0 to 3.2, 0 to 3.2 यहाँ आएगा। और फिर उसके बाद अब हमारे पास 2 पूरे मिल गए नक्षत्र, इसमें लास्ट में पूरे हो जाएंगे कवर। अच्छा सॉरी, ये तो बना ही हुआ है। ये हो गया 3.2 डिग्री टू 13 डिग्री 20 मिनट्स और ऐड करेंगे तो ये हो गया 16 डिग्री 40 मिनट्स। और 16 डिग्री 40 मिनट्स में 13 डिग्रीज और ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 30। ये होगा, ये 2 नक्षत्र पूरे इसमें आ गए लास्ट वाले में, और 2 नक्षत्र इसमें आ गए पहले 2। बाकी सब में थोड़े से कट के सब ये नक्षत्र हो गए। तो 9 नक्षत्र जो है पहले वो इसी तरीके से आएंगे, यही ऑर्डर है। अब नक्षत्र के लॉर्ड, मतलब नक्षत्र के मालिक, हर एक की लॉर्डशिप हमें देने की आदत है यहाँ पे। मतलब रूलरशिप जो है वो करने की थोड़ी सी हमें वो है, मतलब हर जगह रूलर एक बना देते हैं, तो इसमें भी रूलर बना दिया, नक्षत्र का एक लॉर्ड बना दिया। नक्षत्र का लॉर्ड, नक्षत्र का मालिक कौन है? नक्षत्र का मालिक कौन है, कैसे है? सेम ऑर्डर जो मैंने आपको लिखाया था प्लैनेट्स का। केतु, पहले नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो केतु है, दूसरे का वीनस है, तीसरे का तो यहाँ पर आएगा केतु, ऊपर फर्स्ट इज केतु, देन देयर इज वीनस, थर्ड का अपना सन, यहाँ भी सन, ऊपर भी सन ही आएगा पहले 10 में, फिर उसके बाद यहाँ पे मून आएगा, ये ओवरलैप कर जाएगा मून। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे आएगा जो लास्ट पोर्शन रह जाएगा, लास्ट वाली जो उसकी राशि है उसके अंदर मार्स के बाद फिर राहु, इधर भी मार्स आएगा, ओवरलैप हो गया, मार्स इधर भी आ गया, फिर राहु आएगा, फिर उसके बाद जुपिटर इधर आएगा, इस वाले पर भी आएगा 3 डिग्री 20 मिनट्स में, और जुपिटर के बाद आएगा इधर सैटर्न एंड ये मरकरी, तो आखिरी नक्षत्र मरकरी। अब
अभी हम लोग बात कर रहे थे मूल, उसमें मूल एक नक्षत्र का नाम है। मूल जो है वो एक नक्षत्र का नाम है, पहले नक्षत्र का नाम नहीं है। अब ये नक्षत्रों के नाम बड़े आपने सुने होंगे, तो एक बार हम नक्षत्रों के नाम भी देख लेते हैं किस तरीके से है और क्या क्या नक्षत्र पता So can you लगेगा। just tell that 28th वाला नक्षत्र का नेम? 20 अभिषेक, 28 अभिषेक। हाँ ओके। वो अभिषेक नक्षत्र है। अभिषेक नक्षत्र जो है वो मतलब आप कह सकते हैं लड़के के नाम पे है, और बाकी सारे ये नाम है। तो केतु, अब यही सेम साइकिल जो मैंने आपको 4 हाउसेस में बताई, ये 3 बार रिपीट होगी, सेम टू सेम बिल्कुल। फिर से वो लियो के अंदर 5वें घर से 5वीं राशि से फिर से वैसे ही चेंज हो जाएंगे। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो अश्विनी जो है, पहला नक्षत्र जो है वो अश्विनी है। अश्विनी, मघा, मूल, ये 3 नक्षत्र हैं जो कि केतु के लॉर्ड में, केतु का जिनका केतु अगर लॉर्ड है तो वो केतु इनका लॉर्ड है, अश्विनी, मघा, मूल। तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, अर्द्रा, पुनर्वासु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ। ये आपको सुना होगा आप लोगों ने इन सब नाम के नक्षत्र के थोड़े बहुत नाम, और आपकी कुंडली में भी लिखा होगा आप कौन से नक्षत्र में पैदा हुए। तो अब आप ये देखेंगे, आप जिस मून कौन सी डिग्री में है और कौन से मून कौन से क्या डिग्री है और कौन से साइन में है। मून कौन से साइन में, आपकी राशि कौन सी है, कोई भी एक जना बताए उसकी राशि कौन सी है। और Sagittarius, Moon is in Sagittarius. मून इज इन सैजिटेरियस, ठीक है। मून की डिग्री कितनी है ये आपको पता लग रहा है कहीं पे? मैं देख के बताती। हाँ, मून की डिग्री आप बताइए कितनी है। तो मून की डिग्री से, जो भी मून की डिग्री है उससे पता लगेगा मून का नक्षत्र लॉर्ड कौन है। आपका नक्षत्र उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा तो है, लेकिन मून कहाँ पर है? उत्तराषाढ़ा है तो जैसे उत्तराषाढ़ा है तो वो तो मून है, मून कैप्रिकॉर्न में। तो 25 डिग्रीज। 25 डिग्रीज, हाँ। तो अब 25 डिग्रीज कौन सी राशि में? सजिटेरियस। सैजिटेरियस में। तो सैजिटेरियस में पूर्वाषाढ़ा है मेरा। हाँ, तो एक ही करके मुझे वैसे, क्योंकि कैमरा ऑन नहीं है तो मेरे को पता नहीं चलता कौन बोल रहा है। नहीं, मैं स्मृति। हाँ, तो आपका पूर्वाषाढ़ आ रहा है, ठीक है। हाँ, मून 25 डिग्री सजिटेरियस। 25 डिग्री सैजिटेरियस में है। तो सैजिटेरियस का ऑर्डर अगर हम बनाएंगे, ठीक है, तो जैसे हमने उसमें बनाया था सैजिटेरियस का ऑर्डर हम बना लेते हैं। फिर से इसमें देखते हैं, आपको क्लियर कर, इससे पता लगेगा कि यहाँ पे हम ये आगे कैंसर तक, ठीक है। यहाँ पे फिर से 1 2 3 4 यहाँ फिर खत्म हो गया। फिर से जो है एक और साइकिल जो है खत्म हो जाएगा, 1 2 3 4 से सारे नक्षत्रों का, ठीक है। ये स्कॉर्पियो आ गया। स्कॉर्पियो के बाद ये यहाँ पे 9th सैजिटेरियस, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, करेक्ट। 9th से स्टार्ट होगा सैजिटेरियस से। तो पहला नक्षत्र जो होगा 0 to 13.20 13.20 ऐसे दो बार आएंगे। तीसरा आएगा आपका, तो दूसरा नक्षत्र, मतलब ये दूसरा वाला जो है, दूसरा पॉइंट जो है सैजिटेरियस में, वो वाला नक्षत्र आपका इस वाले ब्रैकेट में फॉल करेगा, मतलब ये 13.2 से 26.40 के बीच में आएगा, ठीक है। तो इसका जो लॉर्ड होगा, अब इसमें वापस से अगर हम करते हैं तो कौन सा लॉर्ड है इसका, क्या लॉर्ड होना चाहिए यहाँ पर? वीनस। वेरी गुड, तो वीनस होना चाहिए। तो आपका नक्षत्र का लॉर्ड वीनस है, ठीक है। अब वीनस है, अगर आप देखेंगे आप किस बैलेंस दशा में पैदा हुए हैं, जब आप पैदा हुए तब कौन सी दशा चल रही थी? वो चल रही थी वीनस की दशा, ठीक है। तो हम उसी दशा में पैदा होते हैं जो हमारे नक्षत्र लॉर्ड जो है, जो भी नक्षत्र का लॉर्ड होता है, हमारे मून जिस राशि में है उसका नक्षत्र लॉर्ड जो है, उसकी हम बैलेंस दशा में पैदा हुए। तो वीनस की ही दशा हुई। और श्रुति, आपका जो है वो भी कौन सा वो है? उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़, वो भी कहाँ पर आएगा? पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ दोनों ही नक्षत्र इसी में आएंगे। नहीं सर, माइन इज सन। वो सन तो है बाबा, तो सन कब आता है? अच्छा, मैं स्टार्टिंग दशा सन का है सर। अरे बाबा, सन कब आता है? वीनस के बाद ही आएगा ना। हाँ, या तो वो कितनी डिग्री है? 0 to आपका जो डिग्री होगा ना मून का, वो 0 to 3.2 डिग्री के बीच में होगा। ओके।
तो वो तभी होगा जब 0.0 to 3.20 डिग्री में होगा और 9th हाउस में होगा। ये 9th हाउस कह रहा हूँ सजिटेरियस में है, और सॉरी 20 हाँ 0 सर to 3 4th डिग्री चरण है, सो कैप्रिकॉर्न में है। 4th चरण है। हाँ हाँ तो अच्छा कैप्रिकॉर्न में, तो इधर आ गया, वापस आ गया। हाँ 10th। तो 10th वाले उसमें आ गया, कैप्रिकॉर्न में आ गया, या तो ठीक है, चौथे चरण में आ गया। तो वो 26 डिग्री जो बाद में है उसमें आया मून आपका, तो मून बाद में आया, ठीक है, ओके। तो ये इससे आपको पता लगेगा कि आपका नक्षत्र लॉर्ड कौन है और आपका नक्षत्र का मतलब आपकी बैलेंस दशा किस बैलेंस दशा में पैदा होगी। और स्टार्टिंग ये सन का ही, मतलब सन से स्टार्ट हुआ सन से स्टार्ट महादशा। हुआ। अब मून की डिग्री से प्रोपोर्शनेट दशा का पीरियड भी निकल जाएगा। मतलब जैसे 1 डिग्री जो है, मतलब कितना डिग्री वो मून चलता है, कितना टाइम इलैप्स होगा मून की डिग्री आपकी जो है वो बता देगी कितना टाइम गया। 0 to 30, जितना भी 0 to 30 डिग्री का जो मून का जो ब्रैकेट है, मून तो कुछ भी हो सकता है ना, प्लैनेट का ब्रैकेट तो 0 to 30 डिग्री है। तो 0 to 30 डिग्री जो है वो उसमें कौन सी डिग्री में मून है, इट विल टेल यू कि उस दशा, मान लीजिए सन की, जैसे वीनस की दशा है, वीनस की दशा 20 साल की है, और मून जो है वो है 10 डिग्री पे या 15 डिग्री पे मून है। तो 15 डिग्री पे मून और 20 साल की दशा, इसका मतलब क्या हुआ, कितने साल निकल जाएंगे मून वीनस की दशा में, 10 साल, 50%। जितने परसेंटेज दशा का वो उसका मून का जो डिग्री आ गया, उतना ही आपका टाइम भी एलैप्स हो जाएगा दशा में, उस बैलेंस दशा में आप पैदा होंगे, जो भी बैलेंस दशा आपकी है। तो दैट इज व्हाट मून की दशा जो है उसमें आएगा आपका। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया नक्षत्र का, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि क्या कैसे हमने देखे नक्षत्र। सर नक्षत्र की कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज होंगी वो भी उनके लॉर्ड पे डिपेंड करेंगी, नक्षत्र की उनके अलग नक्षत्र की प्रॉपर्टीज वगैरह कोई कुछ होती यूज नहीं है। होती नहीं है। क्या मतलब आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि अब लोग कहते हैं, और इस पर कोई बुक भी अवेलेबल नहीं है, एक नहीं, ही नक्षत्र जैसे मानते नहीं नक्षत्र अच्छा है ये मूल में, तो उसके उस बेसिस पे देखो मानने वाली जो बात है ना, अच्छा और बुरा, तो इसमें कोई इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। अच्छा बुरा भी मैं आपको बताता हूँ इसमें। जैसे पहला जो नक्षत्र केतु के जितने नक्षत्र हैं और मरकरी के जितने नक्षत्र हैं, तो 6 नक्षत्र हो गए, हर प्लैनेट के पास 3-3 नक्षत्र हैं। तो 6 नक्षत्र में जब बच्चे पैदा होते हैं तब उन्हें कहा जाता है इन बच्चे जो है मूल में पैदा हुए हैं या गंड मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं। अब ये गंड मूल नक्षत्र जो है, ये मूल नक्षत्र जो होते हैं, मूल शांति कराई जाती है उन बच्चों की पैदा होते ही। अब मूल शांति जो कराई जाती है उससे क्या मतलब, और ये भी माना जाता है कि अगर उसके वो अपने मामा पे भारी है या पापा पे भारी है, अपने फादर पे। कई जगह मैंने देखा बाप को मिलने भी नहीं देते बच्चे से, वो बच्चा मूल में हुआ है, मूल नक्षत्र में हुआ है। अब ये तो मतलब ये तो, और ये भी बहुत एक लिमिटेड एरिया में है, मतलब ये बहुत लिमिटेड लोगों में ही ऐसा फॉलो होता है। अब ये अगर आप थोड़ा मैथमेटिकल वो लगाइए हिसाब किताब, 6 out of 27 कितना हो गया, व्हाट परसेंटेज इट इज, 21%, ठीक है। तो 21% जो मतलब, और कितने दिन हो गए महीने के, 6 दिन हो गए, 6 नक्षत्र है जो महीने के 6 दिन तो हो ही गए। अब 6 दिन में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, नक्षत्र तो नहीं चेंज होगा पूरे दिन में, पूरा 24 घंटे नक्षत्र रहेगा, लगभग रफली 24 रहता है उतने पूरे टाइम पे। तो 6 दिन जो बच्चे पैदा होंगे वो सबके सब उनके माँ बाप देख ही ना पाएंगे उनको, बाप नहीं देख सकता उनको, मामा पे भारी हो। ऐसा क्या ओवरवेट पैदा होता बच्चा जो मामा नहीं उठा पाएगा, कैसे, कुछ भी बोलते, तो कुछ भी बोल सकते, मतलब ऐसा ये मानना है। क्योंकि क्यों मान रहे हैं हम लोग कि हमारे बड़े बुरे कह रहे हैं। अब पुराने जमाने में कुछ होता होगा, कोई लॉजिक होगा उसके पीछे, आज की डेट में तो कोई लॉजिक नहीं बैठता, किसी तरीके का लॉजिक नहीं बैठता कि क्यों ऐसा जनरली बोला गया। साउथ इंडियन पीपल दे फॉलो दिस नक्षत्र। साउथ इंडियन फॉलो पीपल दे नहीं, फॉलो हम भी करते हैं ये, पता नहीं क्यों 6 दिन बच्चे को नहीं देखने देते हैं हमारे इसमें भी। 6 ही दिन है ना यार, 40-40 दिन नहीं देखने देते बच्चों को। अलग अलग तरीके हैं, मतलब अलग अलग जगहों के अपने से रिचुअल्स को हम लोग, रिचुअल्स और रिलीजन, इन दो चीजों को हमें एस्ट्रोलॉजी से दूर जितना रख सकेंगे उतना हम अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन पाएंगे। मतलब हम वी विल बी एबल टू डू प्रेडिक्शंस करेक्टली। नहीं तो ये ट्रैप में फंसना ना कि अच्छा अगर नहीं हुई कोई चीज, आपका इवेंट नहीं हो रहा, तो उसका रीजन आप किसी भी रिचुअल, किसी भी ऐसी चीज पे डाल दो, एंड
हमारा तो काम हो गया ये। और ये 90% लोग यही बात करते हैं, इसलिए आपका सर बहुत रिचुअल नहीं भी फॉलो बढ़ेगा। करने से एक फियर पैदा होता है, फिर बाद में कुछ गलत हुआ ना तो ब्लेम आ जाता है हमारे ऊपर। जीते रहो फियर में, जीते रहो फियर में। कोई मैं तो रोगी नहीं, सारी दुनिया जी रही, आप भी जी लो। कौन रिचुअल्स ही रिचुअल्स हो, रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। फेद है, आपका फेद है, मेरा फेद अलग है, एस्ट्रोलॉजी अलग है। एस्ट्रोलॉजी में फेद नहीं आएगा, एस्ट्रोलॉजी साइंस। अगर हम बात करेंगे एक एक चीज की, हम इतने एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, हर चीज की बात कर रहे हैं, तो उसमें कहाँ वो आप क्यों घुसा रहे हो उसके अंदर ये कि, और हमेशा अब ये यूनिवर्सल साइंस है, हर किसी पे लागू होगी। तो मूल में तो और भी बहुत लोग पैदा होते हैं, इस संसार में इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो वो क्या सारे के सारे कितने लाखों बच्चे पैदा होंगे, और होता क्या है मूल में पैदा होने से, मुझे ये नहीं समझ में आया। इसका एक करेक्ट एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसी के पास। कुछ लोग कहेंगे कि पेरेंट्स पे ठीक नहीं होगा, बाप पे ठीक नहीं होगा, बाप पे भारी है। कुछ लोगों ने मामा भी डाल दिया इसके अंदर, मामा पे भारी है। कुछ लोगों ने ये भी कह दिया इनकी लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी, या लाइफ अच्छी नहीं रहती इनकी, या ये कुछ तो बोल ही देंगे। अब कैसे अब बोल रहे हो कि 6 दिन जो बच्चे पैदा होंगे महीने में, उन सबकी लाइफ खराब होगी? अरे उनमें कोई बच्चे जो पैदा होंगे, वो बच्चे कोई ना कोई इंजीनियर भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए उनमें से कोई। तो कैसे आप बोल सकते हो कि वो महीने में 6 दिन, मतलब कोई सेंस ही नहीं है, जीरो, नॉन सेंसिकल बात है, कंप्लीट नॉन सेंसिकल। बट फिर भी हम लोग मानते हैं। अब जो मानते हैं तो मानने का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आप लोग एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, लॉजिकल आपको मैं बता सकता हूँ कि क्या चीज है। तो गणमूल नक्षत्र ये है। बाकी नक्षत्र का कॉन्सेप्ट जो है कि कैसे नक्षत्र करते हैं, मूव करते हैं, और नक्षत्र का रेलेवेंस क्या है, रेलेवेंस क्या है, ये जो चीज है सबसे इंपॉर्टेंट। प्लैनेट कितनी डिग्री में है वो डिसाइड करेगा वो कौन से नक्षत्र में है। कोई भी प्लैनेट, सबसे पहले तो कोई प्लैनेट को एक हम साइन देंगे, कोई साइन होगा ना, किसी राशि में होगा, तो जिस राशि में होगा पहले तो राशि देखेंगे, फिर हम देखेंगे कौन सी डिग्री में, क्या डिग्री है उसकी, उस डिग्री के हिसाब से हम उसका नक्षत्र देखेंगे कौन से नक्षत्र में है। और जो नक्षत्र में है उसका लॉर्ड कौन है, उसका मालिक कौन है। तो हमें इंपॉर्टेंस, हमें किसी चीज से मतलब नहीं है, हमें उसके नक्षत्र लॉर्ड से मतलब है। तो नक्षत्र लॉर्ड जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के लिए वो नक्षत्र बेस्ड जो हम लोग प्रेडिक्शंस करते हैं, नक्षत्र का जो इंपॉर्टेंस है वो नक्षत्र लॉर्ड का इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि प्लैनेट जो है अपना रिजल्ट भी देगा और अपने साथ साथ अपने नक्षत्र लॉर्ड का भी रिजल्ट देगा। प्लैनेट अपने ही रिजल्ट नहीं देगा, प्लैनेट नक्षत्र लॉर्ड का भी रिजल्ट देगा। तो सर रिजल्ट देगा मींस ओवरऑल लाइफ की बात? हाँ जी। और इज इट ओनली फॉर पर्टिकुलर पीरियड? नहीं, ओवरऑल लाइफ लाइफ। हाँ जी, पूरी लाइफ की बात। ये अभी हम उस पे आ रहे हैं धीरे धीरे। ये अभी इस पे मुझे आप बताइए, इसके अंडरस्टैंडिंग में, नक्षत्रों की अंडरस्टैंडिंग में किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट, एनीवन हैज एनी डाउट, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट कहीं पर भी, क्या नक्षत्र का, किस तरीके से, कौन सा नक्षत्र क्या, ये कैलकुलेशन सबको समझ में आ गई जो हमने करी है अभी, 0 to Yes, sir. कैसे, ये समझ में आ गई। तो बस ये समझ में आ गई तो आपको सब समझ में आ गया, फिर कोई दिक्कत नहीं। Only, sir, can you just repeat in the end you mention overall about the nakshatra? क्या कुछ तो मेंशन किया है, मतलब समझा नहीं मुझे वो। क्या मेंशन किया था, मुझे भी थोड़ा बताइए तो मेरा। काफी मेंशन हो गए मेरे तो। नहीं, स्टार्टिंग जो मिस कर है, गया? योर स्टार्टिंग महादशा, आपने हाँ, यू गेव अच्छा, दैट मैंने, एग्जांपल आल्सो वीनस का। हाँ, तो मैंने तो स्टार्टिंग एग्जांपल वो ये था कि जैसे जाओ, मून आपका कहाँ पर है, कौन से साइन में, ठीक है। आपने देखा मून मेरा कैप्रिकॉर्न में, ठीक है, तो आपकी राशि कैप्रिकॉर्न हो गई पहली चीज। या अब मून की डिग्री कितनी है, आप देखो मून की डिग्री कितनी है। राइट नाउ आई डोंट हैव इट। तो चलो कोई नहीं, तो मून की डिग्री, इसको तो कॉपी में बना लो आप लोग, अपने मेरी हॉरोस्कोप को 6 तो बना डिग्री है के। सर, मून की डिग्री 6 है। मून की डिग्री 6 है, तो आपका कौन से उसमें है, कहाँ पर है, किस राशि में है? मून हाँ, मून राशि कौन से नंबर, क्या नंबर डाला हुआ हाँ उसमें? हाँ एरीज में 1 नंबर। एरीज में, बड़ा इजी है, 6 डिग्री है। आपका कौन सा, अश्विनी नक्षत्र है। और आप जो पैदा हुए हैं वो केतु की बैलेंस दशा में पैदा हुए हैं। एरीज है, एरीज पहला साइन है हमारा,
6 डिग्री कहाँ आएगा, 0 to 13.2 में आएगा। और पहला नक्षत्र कौन सा हो गया, वो अश्विनी हो गया। अश्विनी का लॉर्ड कौन है, केतु है। तो आप कब पैदा होंगे, केतु की बैलेंस दशा में पैदा होंगे। और कितना टाइम इलैप्स होगा भाई, कितना टाइम, 6 डिग्री है ना मून। अच्छा 6 डिग्री माइनस, तो मतलब बहुत थोड़ा सा, 6 डिग्री है तो 30 डिग्री में अगर आपको 1/5 दशा निकली है 7 साल की, और उसमें आप पैदा हुए। तो 1/5 बाय 7 ईयर्स अगर आप करेंगे तो आपको एग्जैक्ट टाइम भी मिल जाएगा कितना दशा निकली और कितने टाइम पे आप पैदा हुए, किस बैलेंस दशा में पैदा हुए। सर एक बार मेरा चेक करेंगे है, किसी का टाइम पता नहीं, वो भी इससे पता चल जाता है। नहीं टाइम नहीं, वो नहीं पता लगेगा। टाइम नहीं पता तो वो उसके लिए देखो, जो एस्ट्रोलॉजी मैं हमेशा बोलता हूँ कि टाइम नहीं पता, डेट नहीं पता, मैं बोला देखो ये एस्ट्रोलॉजी जो है जो लोग पैदा हुए हैं उनके लिए काम करती है, जो प्रकट हुए हैं उनके लिए काम नहीं करती। अभी किसी भी तरीके से प्रकट हो गया कोई इंसान तो हमें बताना मुश्किल है, उसके लिए बाकी चीजें हम कर सकते हैं। पैदा होने वाले लोगों के जिनका डेट टाइम प्लेस है उसके लिए हम बात कर सकते हैं। कोई उनके पास टाइम ही नहीं रहता, लाइक मोस्टली पैसा लगेगा, बिल्कुल। हम टाइम भी निकाल देंगे, पैसे लगेंगे। करेक्ट टाइम भी निकल जाएगा, पैसा बहुत टाइम लगता है उसमें कैलकुलेशन, उसको हम बोलते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। अच्छा, आपको क्योंकि अगर आपने बोला एक दिन है, एक दिन में, अब हम देखेंगे एक दिन में आपकी शादी कब हुई, आपकी लाइफ के कौन कौन से इवेंट जो मेन थे वो कब कब हुए, और उनकी डेट्स क्या थी, उन डेट्स के हिसाब से हम मैच करेंगे पूरे हॉरोस्कोप को, अलग अलग टाइम डाल के उस डेट में। ठीक है, इट्स अ वेरी टीडियस जॉब। फिर हम निकालेंगे कि हाँ अच्छा टाइम आपका ये रहा होगा और आने वाला फिर टाइम ऐसा हो, या फिर उसके लिए एक हमारे पास रामबाण इलाज है एडवांस में जो हम करते हैं, जिसे बोलते हैं प्रश्न ज्योतिष। क्योंकि सबके जो देखो, जो आप है तो क्वेश्चन ही ना, आपको क्वेश्चन का आंसर तो वो प्रश्न से लग जाएगा, तो प्रश्न से आंसर लग जाता है, और प्रश्न का रिजल्ट अगर क्वेश्चन जेन्युइन है और असली है तो उसका रिजल्ट आपका ओरिजिनल हॉरोस्कोप से भी ज्यादा एक्यूरेट आता है। So you're going to teach us that प्रश्न एडवांस। So something like न्यूमरोलॉजी में किया था वैसे ही है। हाँ वैसा, वो उसमें तो यस नो ही था सिर्फ। ठीक है, उसका आंसर तो यस नो था। इसमें आंसर क्या है, इसमें आपको इवेंट वाइज है। अब जैसे मान लीजिए प्रश्न में चोरी होगी गाड़ी, अब कहाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वैसा अभी चोरी हो गई तो अब चोरी होगी तो किसने चोरी करी, घर में इतने लोग हैं, किसने चोरी करी, या क्या घर में होता ना, सामान चोरी हो गया, शादी थी सामान चोरी हो गया, अब किसने चोरी किया सामान, तो ये प्रश्न हम लगाते हैं। बट ये प्रश्न इज ऑल्सो कवर्ड एज अ लास्ट वो उसमें, क्योंकि जब सारे इवेंट आपको आ जाएंगे प्रेडिक्ट करने तभी आप प्रश्न प्रेडिक्ट कर पाओगे। क्योंकि किसी ने पूछा नौकरी कब लगेगी, तो जब तक वो नौकरी देखनी नहीं आती आपको, कब वो कैसे देखोगे। हेल्थ का किसी ने पूछा कि आदमी बिल्कुल बीमार है कब ठीक होगा, अभी अगर उसमें दिख रहा प्रश्न लगाया आपने, कई बार ऐसा तो प्रश्न लगाया आपने कब ठीक होगा और उसमें दिख रहा है तो ऑफ हो जाएगा बहुत जल्दी, ये तो अगले 3 महीने का मेहमान रह गया है, तो वो भी उसमें पता लग जाता है कि अच्छा ये तो इतना ही रह गया, अभी वो प्रश्न पता लग सकता है। कर सकते हैं डेथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसमें ये पता लगता है कि अभी बहुत समय ज्यादा खराब हो गया, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव आ गया, तो वो नेगेटिव आने का आप बोल सकते हैं ये चीज हाँ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट 100% एक्यूरेसी नहीं आती उसमें। एक्यूरेसी नहीं आती, एक्यूरेसी नहीं है उसमें। डिस्क्लेमर पहले ही कि ये डेथ जो है ये फॉर्मूला आपको समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, आप अपना भी लगाइएगा, अपने जिसका भी लगाना लगाइएगा, और लेकिन वो सही जाएगा कि नहीं जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के ऐसे करे, मेरे से तो कोई सही नहीं जाता ना, मेरे पैदा होने का टाइम देना मेरा बेकार, और डेथ का भी टाइम जो है वो भी सही नहीं जाता, क्योंकि वो आई डोंट नो व्हाई, बट वो उसमें तो खैर वैसे भी नहीं जाएगा, वो डेथ इज लाइक बहुत मुश्किल है। आई वुड से डेथ प्रेडिक्ट करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। प्रेडिक्ट नहीं करते, डेथ नहीं हो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। डेथ मतलब जैसे जो है ना, वो बताया कई बार शायद, जो इवॉल्व्ड लोग हैं थोड़े से, वो लोग हाँ थोड़ा दशा से पता चल जाता है। किससे, दशा से? नहीं कुछ नहीं पता लगता। अभी अगर मान लीजिए मैं बोलूं शनि की दशा में आपकी जाएगी, और शनि की दशा आपकी 60 साल में आ रही है, ठीक है, अब 60 साल में शनि की दशा शुरू होगी, 19 साल की दशा है, 19 साल में तो मर जाओगे, वैसे ही मर जाओगे, 60 के बाद 79 क्या मतलब किधर क्या है वो, ठीक है, वो कोई प्रेडिक्शन थोड़ी हुई, वो कोई प्रेडिक्शन, अगर वैसी प्रेडिक्शन करनी तो कुछ भी आप बोलते रहो, फिर तो देन एवरी प्रेडिक्शन इज एनीवेज व्हाटएवर यू से 50% इज करेक्ट, तो वो वाला तो आप कुछ भी बोल सकते हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। When I talk about prediction, it is about 100% accuracy.
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग लेस। तो वो प्रेडिक्शन, वैसी प्रेडिक्शन की बात करें कि हाँ जो देखा आपने बोला किसी को इस दिन पे ये चीज होगी या ये टाइम, ये डेट से 4 डेट से इन डेट्स में आपको नौकरी मिलेगी, तो वो नौकरी मिलेगी, फिर उसमें कोई डाउट नहीं है कि ये आपने बोला कि 7:30 चल रही है, वो फिर तो कोई डिफरेंस ही नहीं बचा ना, फिर तो हम भी वही कर रहे हैं, फिर आप किसी एस्ट्रोलॉजी पढ़ने की जरूरत ही नहीं, फिर तो आप यूट्यूब देखो, बहुत है, बहुत लोग मतलब फ्री में सब कुछ अवेलेबल है, आराम से पढ़ो, आराम से देखो, उसी से प्रेडिक्शन कर लो। प्रेडिक्शन और तो ये प्रेडिक्शन सीखने में और उसको प्रैक्टिस करने में थोड़ा टाइम आपको लगेगा, बिल्कुल लगेगा, बट वो फिर एक्यूरेसी वाली है। इट इज नॉट अबाउट जेनरिक प्रेडिक्शन की बात नहीं कर रहा, तो प्रेडिक्शन इज कंप्लीटली एक्यूरेट। तो ये नक्षत्र का हमने अभी करा। इसमें मैं आपको एक और एक टेबल है जिसका प्रिंट आउट लेके अगर आपके पास है वो, तो आप प्रिंट आउट जो है ना उसका लगा लीजिएगा। एक चार्ट है उसमें प्रेजेंटेशन में, उसमें नक्षत्र के नाम भी हैं और सब कुछ है उसके अंदर जो है वो चार्ट में। सर 56 पेज वाला, पेज कौन सा, ये वाला पेज जो है 56, अच्छा ये वाला, इसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारे प्लैनेट्स कौन कौन से साइन को रूल करते हैं, एस्पेक्ट किस किस को करते हैं, ये एस्पेक्ट हम पढ़ेंगे अभी अगली क्लास में, कौन से एस्पेक्ट होते हैं, ऐसे एस्पेक्ट और रेट्रोग्रेशन और ये सब चीजें जो रह गई हैं प्लैनेट्स के रिलेशन में, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। फिर एक्सॉल्टेड डेबुलेशन, कौन सी राशि में ऊंच का, कौन सी राशि नीच की, ऊंच नीच भी देखेंगे। और फिर दशा किसकी कितने साल की है, कितना टाइम लेते हैं ये ट्रांजिट में एक साइन से दूसरे साइन जाने में, वो भी लिखा हुआ है। कौन कौन से नक्षत्र को रूल करते हैं वो भी पूरा का पूरा इसमें दिया हुआ है। तो ये नक्षत्र भी है, साइन भी है, डिग्री भी, कंप्लीट टेबल है। इस टेबल का प्रिंट आउट लेके कहीं पर भी आप लोग अपने किचन में, स्टडी टेबल पे, किधर भी आप जहाँ पे आप टाइम लगाते हैं वहाँ पे इसको आप चिपका लीजिए, और इससे आपको ऑलरेडी रेफरेंस है आपका हर एक चीज का। कुछ भी आपको याद है कि अच्छा प्लैनेट का ये देखना था क्या है, कहाँ से देख सकते हैं, तो इससे आप देख सकते हैं। सो दिस इज कंप्लीट एक रेफरेंस टेबल है, ये आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और रही बात नक्षत्र के नाम याद करने की, आप चाहें तो कर सकते हैं नाम याद, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सी देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, या कोई ऐसा समस्या वाला काम नहीं है नक्षत्र का नाम याद करना। नक्षत्र का नाम यूज होगा कहीं पे वो नहीं होगा यूज, आप सिर्फ क्योंकि आज की डेट में उसमें सॉफ्टवेयर में सब कुछ आता है, सारा प्रिंट आउट अगर आप देखें तो आपको हॉरोस्कोप के प्रिंट आउट और पूरा का डिटेल आपको सब मिल जाएगा, एवरीथिंग विल गेट। और प्रेडिक्शन में अगर आप उत्तर फाल्गुनी में हुए या पूर्व फाल्गुनी में हुए, उससे प्रेडिक्शन में आपकी नौकरी कब लगेगी, शादी कब होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट विल नॉट डिसाइड कि आपकी लाइफ में इवेंट्स जो होने हैं वो कब कब होने हैं, विच एवर नक्षत्र यू आर बॉर्न। वो सिर्फ नक्षत्र का यही बताएगा, नक्षत्र का लॉर्ड इंपॉर्टेंट है। और नक्षत्र का लॉर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको जैसे भी मैंने हॉरोस्कोप दिखाया था, ये जो हॉरोस्कोप है, अब इस हॉरोस्कोप में हम जो देखते हैं, नाड़ी में जो देखा जाता है, ये चार्ट देखे ही नहीं जाते जो ऊपर के चार्ट है। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये नीचे, इन नंबर्स को डिकोड किया जाता है। सारा खेल इन नंबर्स का है और कॉम्बिनेशंस का है, हर इवेंट का एक कॉम्बिनेशन है, और वो कॉम्बिनेशन को कैसे पढ़ना है आपके, वो हम उस पर पूरा काम करते हैं। तो ये टेबल बनाना तक मैं आपको सिखाऊंगा आज, या बता इसमें पूरे बेसिक में अगर रहा हमारे पास टाइम कि टेबल हम कैसे बनाएंगे, तो ये चीज हम जरूर सीखेंगे। और अभी मैं चलो अभी थोड़ा टाइम है, अभी मैं आपको एक और चीज सिखा देता हूँ इसी में, विच इज नक्षत्र से रिलेटेड, नक्षत्र का सब लॉट। अब क्या है यहाँ पे हमारे जितने भी हमें आदत है ना, एक वो चीफ मिनिस्टर, फिर उसके बाद एक और छोटा मिनिस्टर, फिर दूसरा मिनिस्टर, ऐसे बांटने की, मतलब हमें डेलीगेशन किया।
तो डेलीगेशन कह लीजिए इसको, चाहे आप इसको फर्दर बाइफर्केशन कह लीजिए। तो अब क्या हुआ, इसको ये जो नक्षत्र है 13 डिग्री 20 मिनट का, इसको हमने फर्दर स्लाइस कर दिया 9 हिस्सों में, 9 प्लैनेट्स में। तो इसके मतलब आप समझ सकते हैं कि 9 डिवीजन, मान लीजिए एक नक्षत्र के ऊपर जगह नहीं, यहाँ दिखा देता हूँ मैं, ऐसे बना देता हूँ, 9 डिवीजन कर दिए गए यहाँ पे ऐसे। दीज आर डिविजन्स इन नक्षत्र। ये 9 नक्षत्र के, एक नक्षत्र के फर्दर डिवीजन कर दिए, इसको फर्दर स्लाइस कर दिया, और इनको जो 9 डिवीजन किए, ये किए क्या है, ये सब लॉट, मतलब बहुत बड़ा एरिया था तो सब लॉट और काट दो, इसको और काट दिया, और 13 डिग्री 20 मिनट को जो था हमने फर्दर स्लाइस करके इसको हमने सब लॉट बना दिया। अब सब लॉट जो है, सब लॉट कैसे शुरू हुआ, सब लॉट भी एग्जैक्टली सेम तरीके से शुरू हुआ जैसे केतु वीनस सन मून मार्स हमने किया, वैसे ही सब लॉट का भी सिस्टम है। पहला सब लॉट जो होगा वो केतु का होगा, दूसरा सब लॉट होगा वो होगा वीनस का, तीसरा होगा सन का। तो केतु वीनस सन मून मार्स ऐसे पूरा मरकरी तक हमने पूरे 9 के 9 सब लॉट बांट दिए। फर्दर बाइफर्केशन ऑफ नक्षत्र। तो ये जो सब लॉट बटे, ये जो 9 सब लॉट है, ये सब लॉट इज दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी गेट इनटू प्रेडिक्शन। और ये भी हमें जो प्लैनेट की डिग्री, और कैसे एरिया इक्वल नहीं है, इनको जो प्लॉट अलॉट हुए हैं ना, ये इक्वल अलॉट नहीं हुए, इनको अलॉट हुए हैं इनकी दशा के पीरियड के हिसाब से। अब ये 13 डिग्री 20 मिनट्स विल बी डिवाइडेड बाय, मतलब जो विंशोत्तरी दशा वाला जो पीरियड है हर एक का, जैसे केतु को 7 साल का है तो सब केतु सन बहुत छोटे छोटे, तो उनके बहुत छोटे छोटे सब लॉट है, बहुत छोटा सा एरिया मिला है। वो एरिया क्या है, वो 13 डिग्री 20 मिनट्स को का बाइफर्केशन है। जो 13 डिग्री 20 मिनट्स है उसका बाइफर्केशन है, कितना कितना किस डिग्री से किस डिग्री तक कौन सा सब लॉट होगा उस चीज का। तो वो सब लॉट पूरा का पूरा बटे हुए हैं, इन सब के सब लॉट है हर एक उसका। सो फर्दर नाउ यू कैन सी कि प्लैनेट की डिग्री जो है वो बताएगी वो कौन से नक्षत्र में है। अब वही डिग्री डिसाइड करेगी उसका सबलॉट भी कौन है। तो सबलॉट जो है वो सबलॉट का एक टेबल है हमारे पास, सब टेबल देख के हम उसमें बता सकते हैं कि कौन सा सबलॉट किस डिग्री पे कौन सा प्लैनेट है, तो देयरफॉर उसका नक्षत्र लॉट कौन है और सबलॉट कौन है, तो उससे आप देख के वो चीज भी बता सकते हैं। बट वो सबलॉट आपको पता लग जाएगा सबलॉट कौन सा। सो वी विल एनालाइज अ प्लैनेट in 3 levels. One is the planet itself, second is the planets का नक्षत्र लॉट, and third is your planet का सब लॉट। तो ये 3 चीजें जो है, ये 3 चीजें हम 3 लेवल पे प्लैनेट को स्टडी करेंगे, और सब लॉट भी, नक्षत्र लॉट भी और प्लैनेट भी, ये तीनों अलग 3 अलग अलग प्लैनेट भी हो सकते हैं, एक ही प्लैनेट भी हो सकता है और कोई भी प्लैनेट हो सकते हैं। तो ये तीनों प्लैनेट जो है ये बताएंगे, और एक प्लैनेट जो है अपनी टाइम में इन तीनों प्लैनेट के कंबाइंड रिजल्ट देता है। दिस इज द थ्योरी बिहाइंड नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। और जनरल पराशरी में ये नक्षत्र वगैरह हम लोग नहीं देखते, हम लोग प्लैनेट को दूसरे तरीके से पढ़ते हैं, जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दूसरे और तरीके से जो हम पढ़ेंगे। सो दिस इज व्हाट सबलॉट इज। तो सबलॉट इज इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नक्षत्र इन 9 इनइक्वल पार्ट्स। क्योंकि इनइक्वल क्यों है, क्योंकि दशा पीरियड के हिसाब से एलोकेटेड है, उसके अंदर सबका जो एरिया एलोकेटेड है। कोई डाउट इसमें, कुछ समझ में आया नहीं आया, कुछ रिएक्शन, एनी रिएक्शन ऑन दिस? Too much to take in for today. For me. चलो नहीं मैं Yeah, the last part was pretty complicated for me. अच्छा नहीं Sublots. Sublot is basically 9 equal. Yeah, I got that, but वो थोड़ा too much to take in. हाँ, समझने में थोड़ा नहीं, मेरे लिए थोड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल। हम थोड़ा सा इसको लाइट कर लेते हैं, आज थोड़ी गप्पे मार लेते हैं, ठीक है। अगर किसी के पास कोई भी क्वेश्चन ऑन एस्ट्रोलॉजी अगर कहीं कुछ है किसी का, तो वी कैन जस्ट जनरली चिट चैट,
क्योंकि ये दिस इज इनफैक्ट टू मच इन्फॉर्मेशन। नक्षत्र डाइजेस्ट करने में ही टाइम लग जाता है इतना, ठीक है। I think नक्षत्र when को we'll take example ना सर, मतलब हाँ। actual कुंडली तब पता चलेगा when we तो अभी तक जितना पढ़ा है उसके हिसाब से कुंडली का आप कोई भी एग्जांपल आप देख लो, अभी तक जो भी आप लोगों ने जितना भी पढ़ा, कोई भी कुंडली आप देखो, आप अपनी दशाएं, अच्छा आप लोगों को वो छोड़ो, आप लोगों को अपनी दशाएं मालूम है सबको कौन सी चल रही है, Yes. दशा नहीं। मुक्ति अंतर मालूम है, तो वो चेक करिए। तो सबसे पहले तो वो चेक करो आज के दशा कहाँ चेक करना है? ऑन दैट एस्ट्रोसेज? हाँ एस्ट्रोसेज भी आ जाएगा, दशा लिखा होगा। महादशा है और अंतरदशा इसकी मार्स की है। मार्स की अंतरदशा है और दशा किसकी है? सैटर्न। सैटर्न और मार्स चल रहा है। अब सैटर्न कौन से हाउस में है आपके? सैटर्न है सैटर्न 10th हाउस में, तो 10th हाउस में है। और तो ये कब से चल रही है सैटर्न मार्स? मतलब अभी हो गया, काफी टाइम हो गया, और लगभग 10 साल तो हो ही गए सैटर्न की दशा चलते हुए। ठीक है, हाँ तो 28 एंड हो जाएगी, तो हाँ मतलब भाई 19 साल है, तो आज भाई 10-11 साल हो गए। अब 11 साल आपकी सैटर्न की दशा को चलते हुए हो गए। तो सैटर्न चूंकि 10th हाउस में है, और 10वां घर कौन सा, किस चीज का घर है हमारा? 10वां घर है हमारा कर्म स्थान। कर्म स्थान। तो ये कर्म स्थान आपके करियर, आपके बाकी चीजों को लेकर हम ये कह सकते हैं कि आपके काम में, काम के रिलेटेड वाला जो एरिया है, कर्म के रिलेटेड वाला एरिया, वो थोड़ा एक्टिवेट हुआ 10 साल हो गए पिछले। और ज्यादा आपको या तो अच्छा रिजल्ट आया होगा बहुत, कि आपकी जैसे मतलब आपकी ग्रोथ हुई या कुछ चीजें हुई, और वैसे भी ओवरऑल कर्म वाला जो एरिया है, 10th हाउस वाली जो प्रॉपर्टीज है, वो सारी की सारी आपकी एक्टिवेट होंगी। तो इस तरीके से आपकी जो भी दशा चल रही है, जो भी प्लैनेट है जिस हाउस में प्लेस्ड है और जिस हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। चलिए एक बहुत जल्दी से ना वो कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं। आई थिंक वी हैव इनफ टाइम ऑन दिस। एक हॉरोस्कोप बना लेता हूँ मैं, उसको आपको एक वैसे ही कोई भी आदमी अपना कोई पता ऐसा 8 नंबर लगा। चलिए 1 मिनट आप ना वैजयंती जी, आपका ना ये बहुत डिस्टरबेंस बहुत आता है इसमें माइक में ना, तो आप मेरे को एक हॉरोस्कोप बना रहे हैं, इसको हम कैसे अपने करना है, इसके अंदर देखना क्या है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लॉर्डशिप मालूम है सबको? लॉर्डशिप की प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए अभी देखते हैं, पता लग जाएगा कितनी मालूम है किसको, कितना याद है और कैसे करना है। कोई भी मेरे को हॉरोस्कोप अपना ना डिक्टेट करा दो, किसी का लाइव एग्जांपल ही लेते हैं जिसका भी है। तो फर्स्ट हाउस में क्या है, कौन सा असेंडेंट है? एरीज। मार्स भी है इसमें? मार्स, चलो मार्स नहीं है, सन है। मार्स नहीं है, सन है। चलो सन आ गया, सन और मार्स चलो हटा देते हैं मार्स को। बट मार्स इज द लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस। अरे वो तो है लॉर्ड, बट इसमें तो नहीं है ना। नहीं। सेकंड हाउस में क्या है? वीनस। वीनस। अब देखो वीनस कहाँ पर है, कौन सी राशि में है? नंबर 2 राशि में है। मतलब वीनस क्या हुआ, वीनस अपना ही लॉर्ड हुआ, ठीक है। वीनस अपनी लॉर्डशिप अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, और वीनस हो गया। और थर्ड हाउस में क्या है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। फोर्थ में मून। अरे मून नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, मून लॉर्डशिप नहीं पूछ रहा हूँ मैं कुंडली पूछ रहा हूँ। कुंडली पे कौन सा प्लेनेट कहाँ पर है? Oh shit. Oh, Cancer. Oh, sorry. No, but I have moon in my 4th house. Which is good. सेकंड हाउस में वीनस है क्या? सेकंड हाउस में वीनस भी है और सेकंड हाउस में केतु भी है। वेरी गुड। ये भी एक वो है कि वीनस और केतु जब कंबाइंड होते हैं तो आप ये सब चीजें सीखते हैं।
मंत्र तंत्र विद्या आपको ज्ञान लेने का बहुत है। थर्ड हाउस में कौन है? सैटर्न। चलो जी, सैटर्न हो गया। फोर्थ में मून है और फिफ्थ में फिफ्थ में कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, सब कुछ खराब नहीं होता, कुछ नहीं है तो। सिक्स्थ में प्लूटो। कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं खिलाएंगे प्लूटो को। ओके। बाकी बताओ। सेवेंथ में? सेवेंथ इज यूरेनस। नहीं। एट्थ में राहु। उसको भी नहीं खिलाएंगे। एट्थ में राहु एंड ऑल्सो नेपट्यून, उसको भी नहीं खिलाएंगे। ओके। ओके। नाइन्थ में कुछ नहीं है। टेंथ में भी कुछ नहीं है। 11th में मार्स एंड 12th जुपिटर। चलो जुपिटर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक वापस से लिखना है आपने केतु, वीनस, केतु जो है, केतु कहाँ पर है? दो चीजें हमने नोट करनी है इसमें। आपका ये प्लेसमेंट कहाँ पर है और लॉर्ड किसका है, कौन कौन से हाउसेस का है। ठीक है जी। अब केतु कहाँ पर प्लेस्ड है, इसमें कौन से हाउस में प्लेस्ड है? सेकंड। ठीक है, चलो यहाँ तो आपके लिए कन्वीनियंस है कि हाउस नंबर भी वही है जो राशि का नंबर है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, माइनस हाउस से। हाँ, तो ये तो केतु सेकंड हाउस में है। वेरी गुड। और लॉर्ड किसका है? किसी का नहीं, इसको लॉर्डशिप दी नहीं, तो किसी का नहीं, राहु केतु का। किसी का लॉर्ड नहीं है। हाँ। ठीक है। अब वीनस कहाँ प्लेस्ड है? सेकंड हाउस। इसका लॉर्ड कौन कौन से हाउसेस का लॉर्ड है? सेकंड। टॉरस एंड लिब्रा। हाउस पूछ रहा हूँ, राशि नहीं पूछ रहा। सॉरी। सेकंड हाउस होंगे ना। हाँ, सेकंड एंड सेवेंथ। ठीक है, तो सेवेंथ यहाँ पे, तो सेवेंथ हाउस, क्योंकि यहाँ पे एरीज लगने की वो है, तो बहुत इजी है, क्योंकि हम तो वही, तो वीनस जो है सेवेंथ हाउस का भी लॉर्ड है और सेकंड हाउस का भी लॉर्ड है। तो हम दो बार नहीं लिखेंगे यहाँ पे, वैसे ही लिखेंगे। सन जो है, सन हमारा फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है। ठीक है, और लॉर्ड कौन से हाउस का है? फिफ्थ हाउस। ये तो इजी है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इजी गोइंग पीपल, नो एरीज। इजी भी नहीं है, वो नहीं है इजी, मतलब ये कुंडली आसान है, इसमें हाउस ढूंढनी नहीं पड़ेगा। इजी टू अंडरस्टैंड। ओके। तो मून इज 4। ठीक है, मून फोर्थ हाउस में है। 4 और लॉर्ड किसका है? फोर्थ का। वेरी गुड। मार्स कहाँ पे है प्लेस? हाँ, ये फर्स्ट। मार्स का मार्स 11th इज इन हाउस। 11। सॉरी, मार्स इज इन 11। और कौन सा हाउस का लॉर्ड है? एरीज। फर्स्ट। राशि एंड दिस 8 ना, 8 स्कॉर्पियो। हाँ, स्कॉर्पियो। और राहु कहाँ पे प्लेस है? हाँ, 8th हाउस, और लॉर्डशिप नहीं है ना। जुपिटर 12th में प्लेस्ड है और 9th और 12th का लॉर्ड है। हाँ, तो 12 और 9 हो गया। सैटर्न 11th। हाँ, थर्ड हाउस और दिस 10 थर्ड हाउस। 10 11। सैटर्न इज थर्ड। सैटर्न थर्ड में ही है ना भाई? यस सर। हाँ, ओके। ठीक है। और मरकरी मरकरी को बताया नहीं। हाँ, मरकरी है। मरकरी का है? मरकुरी है ही नहीं है। रहेगा ना मैम। ये ऑल ऐसी प्लैनेट कुंडली, शुड बी देयर ना। एक ऐसी कुंडली दिखा दो जिसमें 9 के 9 प्लैनेट ना हो। अच्छा, You might have मेरी missed some. मरकरी या मे बी मरकुरी। एमी होगा। एम It's a I wonderful. कहाँ पर है? I don't have Mercury.
रहेगा मैं wait sorry wait 1 second 12th house no हाँ sorry no चलो हम ले लेते हैं 12th ही पकड़ लेते हैं फॉर कैलकुलेशन से 12th पकड़ लेते हैं no it's in first house सन एंड मरकरी आर टुगेदर राइट यही यहाँ पर है ना as per astro sage yeah as per astro sage it's कोई नहीं हम प्रैक्टिस कर रहे हैं हमने कौन सा भी एग्जैक्ट हॉरोस्कोप का वो निकालना है बट मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ क्या करना है आपने आप सब लोगों का होमवर्क है ये आप लोगों ने सबने यही चीज करनी है मरकरी फर्स्ट हाउस में है और लॉर्ड है थर्ड हाउस 3 and 6 ठीक है अपने हॉरोस्कोप का यही चीज आप लोगों ने करना है अपने हॉरोस्कोप में यही बनाना है कहाँ पर प्लेस्ड है और कौन कौन से हाउसेस का लॉर्ड है फिर उसे बोलो हाउसेस का लॉर्ड ओके 6 ठीक है ना ये एरीज लगने वालों के लिए सबसे आसान है क्योंकि राशि का नंबर ऑलरेडी पड़ा हुआ वही हाउसेस है और 1 से शुरू हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका राशि 4 से शुरू हुआ 5 से शुरू हुआ 6 से शुरू हुआ वो हाउसेस में थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे बट कोई बात नहीं आप रोमन नंबर डाल लीजिएगा हाउसेस वो है तो कौन कौन से हाउसेस का लॉर्ड है कौन सा प्लैनेट और कहाँ बैठा हुआ है वो आपको हमें यहाँ पे लिखना है ऐसा टेबल एक बनाना मैम आपका तो होमवर्क हो गया अभी yes ये इम्पोर्टेंट है ठीक है I don't have to do नहीं यू हैव टू डू इट प्लीज डू इट इन अ सेपरेट कुंडली किसी और की कुंडली में कर लो सो दैट यू बिकॉज ये आइडिया जरूरी है so that I understand it हाँ ये अगली नहीं तो मैं क्लास में यहीं पे सभी लोग करेंगे ये हम 2-4 कुंडलियां लगा के यही चीज करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट है ये क्योंकि हम भूल जाते हैं कंफ्यूजन हो जाता है अच्छे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है जितनी जल्दी आपको याद होगा उतना अच्छा है अब ये क्यों है और इसका क्या मतलब है इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि कौन सा प्लैनेट किस हाउस के रिजल्ट्स देगा सो अभी अगर दशा चल रही है अभी कौन सी दशा चल रही है देखी आपने कि नहीं देखी तो जो दशा चल रही होगी अभी वो उस प्लैनेट का ये वाले हाउसेस जो है ये एक्टिवेट होंगे और जैसे इसमें महादशा देखने हैं हाँ महादशा and then you click on the period महादशा then you click on the period आज की डेट किस पीरियड में आ रही है कोई प्लैनेट होगा ना उसका पीरियड आ रहा होगा so fantastic sun Jupiter Mars चलो सन की दशा चल रही है ठीक है तो सन की दशा चल रही है मतलब 1 and 5 ये दो चीजें हैं दो हाउस एक्टिवेट है अभी सन की बट सन के साथ कौन है कंजॉइंट मरकरी तो मरकरी भी कंजॉइंट है तो मरकरी भी जो हाउसेस बता रहा है वो भी एक्टिवेट हो गए मरकरी क्या बता रहा है 1 3 6 तो 1 हाउस तो कॉमन ही है 3 6 and 5 ये 3 हाउसेस हैं जो ये अब इस टाइम पे एक्टिवेट है तो लाइफ में जो चीजें हो रही हैं वो इन्हीं 3 हाउसेस की जो चीजें हैं उन्हीं के ऊपर लाइफ में अभी तो इवेंट्स हो रहे हैं उन्हीं को रिलेटेड हो रहे हैं तो 5th हाउस जो है आपका फर्स्ट हाउस एक तो सेल्फ हो गया तो सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर जो चीजें होंगी अपने ऊपर जो काम हो रहा है वो हो रहा है दूसरा 5th हाउस है 5th हाउस इज अगेन फॉर ऑल दोस थिंग्स बच्चे हैं स्पेकुलेशन है पैसा है लव है ये सारी चीजें जो आती है पैसा नहीं बट हाँ ऑल अदर थिंग्स जो है वो 5th हाउस में स्पिरिचुअलिटी है रिलीजन है इंटेलिजेंस है ये चीजें 5th हाउस की भी एक्टिवेट होंगी तो एक्टिवेशन इज गुड और बैड आई मीन गुड में होता है या बैड में होता है हाँ ये आप एक्सपीरियंस करो अभी आप अपनी दशा जब देखोगे जब हम प्रेडिक्ट करेंगे ना किसी का और किसी और कुंडली से तो हमें कैसे पता चलेगा ये गुड एक्टिवेशन के लिए है वो अभी हम इतना इजीली अभी नहीं पता कर पाएंगे एक चीज पक्की है जो प्लैनेट 6th और 8th और 12th हाउसेस को दिखाते हैं वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं और जिसमें 6, 8 और 12 नहीं आता और 6, 8 मतलब 2 प्लैनेट कम से कम आने चाहिए अकेला 6th और अकेला 8th आएगा तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा तो वैसा दिखाएंगे तो वो प्लैनेट नेगेटिव इम्पैक्ट जो प्लैनेट 6th, 8th और 12th को बता रहे हैं वो प्लैनेट अभी एस्पेक्ट भी करेंगे उनमें वो किस हाउसेस को देखते हैं वो नंबर और हो जाएंगे थोड़े से एक्स्ट्रा तो वो यहाँ पे ऐड होंगे इसलिए पहले आप ये वाला नंबर आप कर लीजिए तो फिर आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कौन सा हाउस कौन सा प्लैनेट कौन कौन से हाउसेस को देख रहा है या मतलब कौन सा हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है
और जो जिन हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है या जिन हाउसेस के बारे में बात कर रहा है, उन्हीं हाउस का रिजल्ट आपकी लाइफ में आएगा जब वो प्लैनेट एक्टिवेट हो जाएंगे। मतलब एक्टिवेट मतलब दशा में होंगे, तो वो उन हाउसेस को वो एक्टिवेट करेंगे, या ये आप कह सकते हो उन हाउसेस के रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये आप सभी लोग अपनी अपनी कुंडलियों में ये बना लीजिए, कुंडली का ये ट्राई करिएगा ये बना के देखने का कि अभी कौन सी दशा चल रही है एंड अभी कौन से हाउसेस आपके एक्टिवेटेड है। नहीं समझ में आएगा तो अगली क्लास में हम लोग करेंगे, ये करेंगे हम, ये तो ये सारी चीजें करनी है हमने। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिक थ्योरी जितना भी है ना वो मोटा मोटी खत्म हो जाएगा, एंड देन हम हॉरोस्कोप्स पे ही बात करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन हो आपके किसी भी चीज को लेकर, प्लीज डू आस्क, और हम फिर ये प्रैक्टिस ही करेंगे। हम यही समझेंगे कि कौन सा उसको पढ़ना कैसे है, एस्पेक्ट्स और कंजंक्शन और मतलब जो भी और बचा हुआ है रेट्रोग्रेशन एस्पेक्ट्स और बाकी और चीजें जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट ऑन रीडिंग दीज हॉरोस्कोप्स। कैसे हम पढ़े बेसिक हॉरोस्कोप की क्या है। सो क्लियर, एनी क्वेश्चन सो फार, एनीथिंग व्हिच यू वांट टू आस्क? कुछ है तो ये कर लेंगे सभी लोग ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? Yes, sir, will do. So like for me, राहु की महादशा चल रही है and Rahu and Jupiter are together. ठीक है। So it is in third house. So third house is active, 12th house is active and 9th house is active. तो आपका भी एरीज लगना है क्या? नहीं, 12th house in the sense 12th house we have to see. Okay, got it. I made a mistake. Yeah. तो ये हाउस में आने से पहले राशि मत देखिए आप हाउस नंबर देखिए। कोई बात नहीं, हम वो हॉरोस्कोप लगा लेंगे नेक्स्ट टाइम। नहीं, हाउस नंबर ये मैं वही पूछ रहा हूँ, एरीज का जुपिटर का नहीं माइनस कैप्रिकॉर्न and my Jupiter and Rahu are in third house and तो 10 अगर नंबर यहाँ पर है तो 11 इधर हुआ, 12 इधर हुआ, ठीक है, जुपिटर और 9 यहाँ पर हुआ, तो जुपिटर विल बी लॉर्ड ऑफ 12th हाउस, ठीक है, एंड ये थर्ड हाउस, सेकंड हाउस, 10 11 थर्ड हाउस। ओके, साइन विद साइन विल सी, या गॉट इट सर। ये इस तरीके से आप अगर आप बना लें अपना और देखिए कौन सा प्लैनेट चल रहा है अभी हम एस्पेक्ट भी देखेंगे, एस्पेक्ट भी करेंगे कि कौन सा एस्पेक्ट है एंड देयरफॉर कौन से हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो क्या उसका रिजल्ट आएगा। एस्पेक्ट भी करेंगे। और ये राहु की दशा चल रही है तो राहु थर्ड हाउस आपका राहु है, राहु एंड जुपिटर दोनों साथ में है, तो जुपिटर का भी इम्पैक्ट आएगा थोड़ा बहुत राहु की दशा के अंदर। और राहु थर्ड हाउस राहु है, उसकी दशा है, तो आपका थर्ड हाउस किस किस चीज का है आप देख लीजिए, उसमें राहु और राहु का कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख लीजिए। राहु किस चीज, तो मतलब यू आर मोर, थर्ड हाउस हिडन डिजायर का भी हाउस है, ठीक है, तो थर्ड हाउस जो है आपकी जो हिडन डिजायर हो गई या एफर्ट्स हो गए, आपके करेज हो गए, जो आप करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पा रहे थे पहले, अब राहु की दशा शुरू हुई, आप सब कुछ कर पाएंगे। तो राहु की दशा आपको उस तरीके से कराएगी, थर्ड हाउस उस चीज का है। तो इनको कैसे पढ़ना है ना और डिटेल में हम लोग बात करेंगे एक एक प्लैनेट को लेके कि कैसे कैसे है, तो यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके से आपको अपना हॉरोस्कोप पढ़ना है। ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चन एनीवन? चलिए, नो क्वेश्चन इज गुड क्वेश्चन, मतलब सब समझ में आ गया आप लोगों को, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। सो विल मीट नेक्स्ट वीक सैटरडे, टिल देन वर्क ऑन योर हॉरोस्कोप्स, जो आज हमने करा। Yes, sir. ठीक है जी, थैंक यू सो मच। Yeah, thank you. Thank you. Bye. Bye, everyone. Bye. बाय।